गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? एक बार बता दीजिए। गुड मॉर्निंग सुमित्रा, अभिजीत गुड मॉर्निंग। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलिए, तो मैं सानु कुमार चंदन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की दुनिया में आप सभी का स्वागत करता हूँ, है ना? एक बार आप लोग कमेंट करके बता दें कि हम लोग फोर्स सिस्टम के क्वेश्चंस को करेंगे या फिर ट्रसेस के जो बचे हुए टॉपिक हैं, है ना? मोमेंट क्या कहते हैं, जॉइंट मेथड एंड सेक्शन मेथड उसको करेंगे। एक बार आप लोग जैसा बताएँगे वैसा ही करेंगे हम। एवरीवन प्लीज़ टेल मी क्या करना चाहते हैं आप लोग? जल्दी से, क्या करना चाहते हैं आप लोग? प्लीज़ एवरीवन टेल मी। तो हम लोग प्रोसेस के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, चलिए ठीक है रश्मि रंजन। ओके, ओके। तो हम लोग अब बिना समय बर्बाद किए हुए आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में प्रोसेस को देखा था, क्योंकि हम लोग फ्रेम्स भी कहते हैं, है ना? तो जिसमें कि जो नंबर ऑफ मेंबर्स था, इट इज़ इक्वल टू 2j माइनस 3, है ना? 2j माइनस 3 दिस इज़ द नंबर ऑफ जहाँ पे n क्या था आपको नंबर ऑफ मेंबर्स था और j इज़ नंबर ऑफ जॉइंट्स, है ना? इफ n इज़ ग्रेटर देन 2j माइनस 3 तो ये आपका रिडंडेंट होता था, है ना? उसके बाद इफ n इज़ लेस देन 2j माइनस 3 तो ये एफिशिएंट होता था और ये दोनों ही इम्परफेक्ट होता था, है ना? तो ही ये मेरा क्या होता था इम्परफेक्ट होता था। इफ n इज़ इक्वल टू 2j माइनस 3 तो ये मेरा परफेक्ट ट्रस होता था, परफेक्ट होता था, है ना? और परफेक्ट ट्रस्ट जो है वो स्टेबल होता है ना? और रिडंडेंट ट्रस्ट भी आपका स्टेबल होता है। स्टेबल का मतलब है कि इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है, बस रिडंडेंट में आपका जो है कॉस्ट क्या हो जाएगा आपको वो इंक्रीज़ कर जाएगा। इट क्लियर? क्योंकि नेसेसरी है, हमको इसमें कोई लेना-देना नहीं है, क्यों बेवजह हम लोग एक एक्स्ट्रा मेंबर को ऐड करें, है ना? एवरीवन प्लीज़ टेल मी कि यदि आपका डिटरमिनेट डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, तो डिटरमिनेट स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने होते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने होते हैं? एवरीवन प्लीज टेल मी। यदि आपका डिटरमिनेट रिएक्शन है, स्ट्रक्चर है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने होते हैं? एवरीवन प्लीज टेल मी कितने होते हैं? यदि डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है तो सुरजीत बोल रहे हैं 3, पिंकी बोल रही हैं 3 और बाकी लोगों का क्या ख्याल है? बाकी लोग क्या भीड़ के साथ चल रहे हैं क्या? चलिए सभी लोग 3 बोल रहे हैं। सभी लोग क्या बोल रहे हैं? 3 बोल रहे हैं, है ना? तो ये जो आपके पास एक ऊपर में परफेक्ट स्ट्रक्चर बन के आया था 2j माइनस 3, तो यदि मैं इस 3 को r से रिप्लेस कर दूं तो हम लोग कह सकते हैं क्या हम लोग कह सकते हैं क्या कि ये एक डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है? इज इट क्लियर? क्या हम लोग कह सकते हैं क्या कि ये एक डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है? यदि इस 3 को मैं r से रिप्लेस कर दूं तो क्या हम लोग कह सकते हैं क्या डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है? प्लीज टेल मी, क्या हम लोग कह सकते हैं क्या? एवरीवन प्लीज टेल मी। यदि इस 3 को मैं r से रिप्लेस कर दूं, क्या हम लोग इसको डिटरमिनेट स्ट्रक्चर कह सकते हैं? तो हमारे पास एक नया यहाँ पर कॉन्सेप्ट बन के आया कि इफ n इज इक्वल टू 2j माइनस r, क्या हम कह सकते हैं कि n प्लस r इज इक्वल टू 2j, तो ये मेरा क्या होगा डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। या तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि n प्लस r इज ग्रेटर देन 2j, तो ये मेरा रिडंडेंट होगा, है ना? सेम चीज वही है, बस r को हमने 3 से रिप्लेस कर दिया है, बस और कुछ नहीं किया है। रिडंडेंट होगा, है ना? और यदि n का वैल्यू r n प्लस r का वैल्यू
2J से कम है तो हम कह सकते हैं ये मेरा एफिशिएंट हो। इज इट क्लियर? क्या ये क्लियर है? सभी लोग बता दें, सभी लोग बता दें क्या ये क्लियर है? तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि यदि R का वैल्यू n प्लस आर इज इक्वल टू 2J तो डिटर्मिनेंट या परफेक्ट स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, या तो हम इसको परफेक्ट स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, है ना? उसके बाद हमने कल के रात वाले क्लास में, जो शाम को क्लास हुई थी अपनी, उसमें हमने यह देखा कि यदि दो फोर्स कोलिनियर है ना, कोलिनियर का क्या मतलब होता है कि एंगल बिटवीन टू फोर्सेस इज 180 डिग्री, एंगल बिटवीन टू फोर्सेस इज 180 डिग्री, है ना? इफ एंगल बिटवीन टू फोर्सेस इज 180 डिग्री, है ना, तो आपका यदि तीसरा फोर्स कोई है, इफ थर्ड फोर्स इज अवेलेबल, तो इस तीसरे फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा P3, ये चाहे किसी भी एंगल में हो, एवरीवन प्लीज टेल मी इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? सभी लोग बताएं, ताकि मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग रिवीजन भी कर रहे हैं और समझ में भी आ रहा है ना? तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो 0, है ना? ये हमने पढ़ा था, यहाँ तक हमने देख लिया, ठीक है? तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा-सा और आगे की तरफ, थोड़ा-सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं और हमने देखा कि जो आपका स्ट्रक्चर है, कोई भी स्ट्रक्चर है ना? या कोई भी फ्रेम है, तो इस फ्रेम में सपोज दैट दिस इज फ्रेम ए, बी एंड सी। ये फ्रेम जो है आपका किसी न किसी सपोर्ट पे ये क्या होगा? रखा हुआ होगा और प्रत्येक फ्रेम में, सारे फ्रेम में आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सियल फोर्स ही यहाँ पर लगता है। एक्सियल फोर्स के अलावा यहाँ पर और कोई फोर्स यहाँ पर नहीं लगता है। और एक्सियल फोर्स जो है ये चाहे टेंसाइल नेचर का हो, इट मे बी टेंसाइल इन नेचर और इट मे बी कंप्रेसिव इन नेचर। जो आपका मेंबर है, मेंबर में सिर्फ टेंसाइल फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स ही आपको लगता है। हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था। तो उसके बाद हमने पढ़ा कि इस मेंबर्स में यदि मुझे फोर्स का एनालाइज करना है, देयर इज टू मेथड। फर्स्ट वन इज मेथड ऑफ पॉइंट एंड थर्ड सेकंड वन इज सेक्शन मेथड, है ना? सेक्शन, ये दो मेथड हमने इंट्रोडक्शन देखा था। ये आपको यदि फोर्स में एनालाइज करना है, फोर्स का एनालाइज करना है मेंबर में, तो देयर इज टू मेथड, मेथड ऑफ जॉइंट एंड सेकंड वन इज सेक्शन मेथड, है ना? आपसे डायरेक्ट पूछेगा, है ना? आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि मेंबर में फोर्स को एनालाइज करने के लिए कौन से मेथड का उपयोग किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक और मेथड होता है, उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, एक्चुअली वो है ग्राफिकल मेथड, है ना? ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए आ सकता है कि फोर्स को एनालाइज करने के लिए कौन-कौन सा मेथड होता है। तो आप याद रखिए, फोर्स को एनालाइज करने के लिए हम लोग इस 3 मेथड का उपयोग करते हैं और ये क्या है? ग्राफिकल मेथड है, इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, है ना? क्लियर है यहाँ तक? तो हम लोग अब मेथड ऑफ जॉइंट और सेक्शन मेथड को शुरू करेंगे। क्या आप लोग तैयार हैं? एवरीवन प्लीज टेल मी, क्या आप लोग तैयार हैं? क्या आप लोग तैयार हैं मेथड ऑफ जॉइंट और सेक्शन मेथड को करने के लिए? चलिए, तो अब हम लोग शुरू करते हैं मेथड ऑफ जॉइंट और सेक्शन मेथड को करने। चलिए, एक बेसिक से एग्जांपल से हम लोग करते हैं और हेडिंग डालेंगे मेथड ऑफ, बेसिक से एग्जांपल से करेंगे और हेडिंग डालेंगे मेथड ऑफ जॉइंट। मैं क्या कर रहा हूं कि एक बेसिक सा स्ट्रक्चर ले रहा हूं, देखेंगे। मैं एक बेसिक सा स्ट्रक्चर ले रहा हूं, हमने एक बेसिक सा स्ट्रक्चर लिया है, ए, बी और सी। इसमें जो बीसी की लंबाई है ये 5 मीटर है, एबी की लंबाई 3 मीटर है और एसी की लंबाई 4 मीटर, ठीक है? और ये जो स्ट्रक्चर है ये किसी सपोर्ट पे रखा हुआ है। सपोज दैट दिस इज पिन जॉइंट एंड दिस इज रोलर सपोर्ट।
तो यहाँ पे 2 आपको सपोर्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है? और मान लेते हैं कि पॉइंट ए पर सपोज दैट पॉइंट ए पर आपको कोई एक लोड आपको सपोज दैट पॉइंट ए पर आपको कोई एक वर्टिकल लोड यहाँ पर लग रहा है। कैसा भी लोड ये हो सकता है, कोई इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये सपोज दिस लोड इज 100, ठीक है? तो हमें यहाँ पे तीनों मेंबर में मुझे मेंबर ए बी में फोर्स चाहिए, मुझे मेंबर ए सी में फोर्स चाहिए और मुझे मेंबर बी सी में भी फोर्स चाहिए, है ना? इस तीनों मेंबर में मुझे फोर्स का एनालाइज करना है। क्लियर है? तो इस तीनों मेंबर में फोर्स को एनालाइज करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है। एक मेथड ऑफ जॉइंट है और एक मेथड ऑफ सेक्शन। सबसे पहले मेथड ऑफ जॉइंट की बात हम लोग यहाँ पे क्लियर है? तो मेथड ऑफ जॉइंट की बात हम लोग यहाँ पे सबसे पहले करेंगे। तो एक चीज़ बताइए, क्या आप लोग बता सकते हैं कि ये एंगल कितना होगा? एवरीवन, ये एंगल कितना होगा? एंगल BAC, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल BAC? Everyone please tell me what is the angle of BAC? क्या होगा? 90 डिग्री। ओके ओके, 90 इज 90 डिग्री, है ना? ये एंगल कितना होगा जी? इस एंगल को बताइए। एंगल बी क्या होगा? एंगल बी क्या होगा? एंगल बी क्या होगा? सभी लोग बताएं। 53 डिग्री हमने बताया भी था, है ना? कि 5 और 3 से मिलके बना है तो ये 53 डिग्री होगा और बाकी रिमेनिंग एंगल 31 डिग्री, है ना? ये कंपल्सरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में ऐसा निकालना है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ जरूरत पड़े तो हमने बता दिया, ठीक है? तो चलिए, सबसे पहले एफबीडी को ड्रॉ करते हैं। पहले बेसिक समझते हैं, थोड़ा-सा समय लगेगा, थोड़ा-सा बोर हो सकते हैं, ठीक है? थोड़ी देर आप बोर हो सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ समझना पड़ेगा, ठीक है? इसमें ये किया नहीं जा सकता है। आपको यदि इस क्वेश्चन को लगाना है, तो आपको ऐसा करना ही पड़ेगा, ठीक है? तो चलिए, रुक जाइए, बनाना ही तो हम लोग एफबीडी को ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि क्या-क्या वैल्यू यहाँ पे आ रहा है, ठीक है? आपको पता है कि बी पॉइंट पर मेरा रोलर सपोर्ट है, पिन जॉइंट है, तो यहाँ पे 2 रिएक्शन आए। बी पॉइंट पर मेरा 2 रिएक्शन आएगा, है ना? मानते हैं इस बात को? क्योंकि ये मेरा क्या है? पिन जॉइंट है, तो पिन जॉइंट पे 2 रिएक्शन आता है, एक वर्टिकल डायरेक्शन में और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, है ना? यहाँ पे जो रिएक्शन आएगा, एक आएगा RBP, मतलब हमने लिखा है रिएक्शन एट पॉइंट बी इन वर्टिकल डायरेक्शन, है ना? और एक रिएक्शन आएगा रिएक्शन एट पॉइंट बी इन हॉरिजॉन्टल, है ना? उसी प्रकार पॉइंट सी पर सिर्फ रोलर सपोर्ट है, तो पॉइंट सी पर सिर्फ एक ही रिएक्शन आएगा, वो भी कौन सा आएगा? आर ए बी, रिएक्शन एट पॉइंट ए इन वर्टिकल डायरेक्शन, बस यही आएगा। और आप देख सकते हैं कि जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए पे आपको एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर पॉइंट ए पे आपको एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर लग रहा है, जो कि है क्या? ये 100 न्यूटन। क्या आप लोगों में से अच्छा सॉरी सी सॉरी 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 इट इज सी, इट इज ठीक है रश्मि। क्या आप लोग पहले ये बताइए कि यदि मैं समेशन ऑफ एफएक्स लगाऊं तो इक्विलिब्रियम के कंडीशन में इसका वैल्यू 0 होता है। आप चेक कीजिए कि एक्स डायरेक्शन में इस पूरे डायग्राम पे, इस पूरे एफबीडी में एक्स डायरेक्शन में सिर्फ एक ही फोर्स है, तो आर बी एच का वैल्यू 0 होगा। मानते हैं आप इस बात को? और कोई फोर्स है नहीं, आर बी एच की वैल्यू क्या होगा? वो 0, है ना? पहले हमको रिएक्शन को फाइंड करना होगा, है ना? आपको हर हाल में रिएक्शन फाइंड करना होगा। आप ये बात को मानते हैं कि आर बी एच 0 होगा? Everyone please tell me reaction at B point in horizontal direction should be 0 because
इफ यू अप्लाइंग द फोर्स in x direction the summation of all the forces is zero means RBH is zero। और एक बात ऐसे भी याद रखेंगे, एक बात ऐसे भी याद रखेंगे, इसको निकालने का कोई जरूरत नहीं है ना। बस आपको यह ध्यान देना है कि आपको यहां चेक कीजिए कि यदि सिर्फ और सिर्फ आपको इस ऑब्जेक्ट पर वर्टिकल फोर्स लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ देखिए यहाँ पे वर्टिकल फोर्स लग रहा है ना, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स कभी आएगा ही नहीं, रिएक्शन में कभी हॉरिजॉन्टल फोर्स आएगा ही नहीं, ये जीरो हो जाएगा। इज इट क्लियर? सेकेंड कंडीशन लगा रहे हैं, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। वाई डायरेक्शन में देखिए तीन फोर्स है, पहला है 100 न्यूटन नीचे की तरफ, आर पी वी ऊपर की तरफ, और आर सी वी जो है वो ऊपर की तरफ है। इसका मतलब है कि आर पी वी प्लस आर सी वी जो है ये जीरो होगा, है ना, सॉरी 100 होगा। ये कितना होगा? तो ये आपको 100 होगा, है ना, ये आपको 100। तो हमको पहले तो आरबीवी और आरसीवी निकालना है। हमने दो कंडीशन यहाँ पे लगा दिया और हमने रिएक्शन को, अभी भी रिएक्शन मेरा निकला नहीं है। तो चलिए अब आपके पास तीसरा कंडीशन बचता है मोमेंट का। तो चलिए हम लोग मोमेंट ले लेते हैं, हम लोग मोमेंट ले लेते हैं। तो मोमेंट यदि आप चाहें तो कहीं भी ले सकते हैं, आप ए पे भी ले सकते हैं, आप मोमेंट जो है बी पे भी ले सकते हैं, और आप जो मोमेंट है चाहे तो आप सी पे भी आप मोमेंट ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं, है ना। आप बताइए कहाँ पे आप मोमेंट लेना पसंद करेंगे? एवरीवन प्लीज टेल मी। आपको अपने दिमाग लगाना है और बताना है कि आप मोमेंट को कहां पे लेना पसंद करें। जल्दी से बताइए। ए पे लेंगे, बी पे लेंगे या सी पे लेंगे? ए पे हम लोग बिल्कुल भी मोमेंट नहीं लेंगे, है ना। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि या तो बी पे मोमेंट लें या तो सी पे मोमेंट लें, है ना। क्योंकि टोटल यहाँ पे तीन फोर्स है, क्योंकि आरबीएच तो जीरो हो गया है ना। समझिए पिंकी, आरबीएच तो जीरो हो गया है ना, इसको तो आप इग्नोर करके चलिए, इसका कोई अब खेल अब नहीं है। तो हमारे पास टोटल तीन फोर्स है ना, एक आरबीवी, एक आरसीवी और एक 100 न्यूटन, है ना। तो 100 न्यूटन ए के अबाउट आप नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि कोई मतलब नहीं है, फिर एक इक्वेशन और बन जाएगा। तो आप एक काम कीजिए ना, आप बी के अबाउट मोमेंट ले लीजिए। तो बी के अबाउट यदि मोमेंट लेंगे तो चलिए समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट अबाउट पॉइंट बी इज इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहला फोर्स देखिए क्या है, आरसीवी। आरसीवी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी से कितना है ना, बताइए जल्दी से आप लोग सभी कमेंट करके। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? पॉइंट फोर्स आरसीबी का बी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? सभी लोग बताएं। 5, बिल्कुल सही। चलिए तो आप लोग डायरेक्शन भी बता दीजिए, डायरेक्शन प्लस में आएगा या माइनस में आएगा? डायरेक्शन प्लस में आएगा या माइनस में आएगा? डायरेक्शन प्लस में आएगा या माइनस में आएगा? मोमेंट है, मोमेंट को चार उंगली फोर्स की दिशा में उजला भाग मोमेंट सेंटर की तरफ मुट्ठी बंद अंगूठा खोलेंगे। बताइए आंसर प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा? प्लस में आएगा, बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरा फोर्स है 100। दूसरा फोर्स है आपको 100। चलिए बाद में प्लस माइनस तो बाद में लगाएंगे। दूसरा फोर्स है आपका 100। तो इस 100 का आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है बी से, मतलब आपको ये डिस्टेंस बताना है, ध्यान देंगे, आपको ये डिस्टेंस बताना है कि ये डिस्टेंस कितना है, इज द डिस्टेंस, है ना। आपको यही डिस्टेंस बताना है, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 100 न्यूटन का, है ना। बताइए कि इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वैल्यू कितना है, क्योंकि ये मेरा लाइन ऑफ एक्शन है। आप देख सकते हैं कि ये मेरा क्या है, लाइन ऑफ एक्शन है ना। दिस इज माय लाइन ऑफ एक्शन, और इस लाइन ऑफ एक्शन का हमको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको बताना है ना। अब बताइए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा। थोड़ा सा इसमें ज्योमेट्री का उपयोग करना पड़ता है, इसमें आप बच नहीं सकते हैं। यदि आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को लगा रहे हैं तो आपको ज्योमेट्री का उपयोग करना आना चाहिए, ठीक है। साइन वगैरह तो हम लोग बाद में देख लेंगे, ठीक है, साइन वगैरह हम लोग बाद में देख लेंगे। सिर्फ मुझे ये बताइए कि यहाँ पर जो है आरवीवी कितना होगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कितना होगा, आप लोग चेक कर सकते हैं, देखेंगे। ये एंगल 53 है, क्योंकि मुझे कंपोनेंट ब्रेक करना बहुत अच्छे तरीके से आता है। ये 53 एंगल है और ये 3 मीटर है ना। तो ये जो दूरी है ये 3 कॉस 53 डिग्री होगा। आप ट्रायंगल भी लगा सकते हैं और कंपोनेंट ब्रेक करके भी आप ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये जो डिस्टेंस है ये 3 कॉस 53 डिग्री होगा। इज इट क्लियर? ये 3 कॉस 53 डिग्री होगा, और 3 कॉस 53 डिग्री का हमने वैल्यू निकाल लिया। इट इज 1.805।
इट इज 1.805, तो इट इज 1.805। अब आप लोग चेक करके बताइए कि इसका डायरेक्शन क्या होगा। एवरीवन प्लीज टेल मी इसका डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा या क्लॉकवाइज होगा, या प्लस में होगा या माइनस में होगा। आप लोग चेक कर लेंगे, इसका डायरेक्शन माइनस में होगा। डायरेक्शन निकालना आपको आना चाहिए, बिना डायरेक्शन का आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो आरसीबी का वैल्यू यहाँ पे आ गया 100 इंटू 1.805 डिवाइडेड बाय 5, है ना। ये हो गया 20, 20 गुना, सर इन एग्जाम, चलिए तो आप लोग ट्रायंगल का उपयोग कर लेंगे, आप लोग ट्रायंगल का उपयोग कर लेंगे, है ना। आप लोग, हमने थोड़ी देर सुरजीत और ये भी जान लीजिए कि एक्चुअली क्या है ना, एक्चुअली क्या है कि हमने एक एग्जांपल लिया है, अपने मन से एग्जांपल लिया है। आपको एग्जाम में ऐसा कभी नहीं आएगा कि जहाँ पे इस तरह का कोई लेंथी कैलकुलेशन हो। इज इट क्लियर? एक हमने अपने मन से एग्जांपल लिया है, मुझे ये भी पता नहीं कि इसका क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, है ना? मुझे ये भी नहीं पता, मैंने अपने मन से ही एग्जांपल को लिया है। तो हम लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि एंगल निकल जाएगा ना, ये मैटर नहीं करता है कि कैलकुलेटर से निकले या कहाँ से निकले, है ना? चलिए, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ये आंसर आ रहा है 805, तो इट इज 36.1। आरसीबी इज 36.1। तो चलिए हम लोग नियरली इसको 36 ले लेते हैं कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। आसान करने के लिए सिर्फ, बाकी आप एग्जैक्ट जो होगा आप वही लेंगे। आरसीबी जो है हमने 36 न्यूटन ले लिया। ऐसे ये आ रहा है 36.1, लेकिन कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हमने 36 ले लिया। तो जब आरसीबी 36 आ गया तो सभी लोग बताएं कि आरबीवी कितना आएगा। एवरीवन प्लीज टेल मी, क्या आरबीवी 64 न्यूटन आएगा क्या? जल्दी से बताइए, क्या आरबीवी 64 न्यूटन आएगा क्या? प्लीज टेल मी, क्या आरबीवी 64 आएगा? चलिए, तो हमने रिएक्शन को निकाल लिया। एक्चुअली अभी तक हमने ट्रस्ट को शुरू भी नहीं किया है, एक्चुअली हमने ट्रस्ट को शुरू भी नहीं किया। ये तो हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे क्या किया है कि सिर्फ और सिर्फ रिएक्शंस निकाला है ना। और एक बात जान लीजिए, रिएक्शंस को निकालने के लिए हम लोग सारा चीज बीम में पढ़ते हैं, इसीलिए हमने बीम भी आपको पढ़ा दिया था, है ना। एक्चुअली क्या है कि अभी तक हमने ट्रस्ट के क्वेश्चन को शुरू भी नहीं किया है, जो मेथड ऑफ ज्वाइंट है उसको हमने शुरू भी नहीं किया है। ये तो अभी तक हमने रिएक्शन निकाला है, तो ये चीज आपको जल्दी से, आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारा चीज आपको जल्दी से निकल जाएगा। जैसे कि आरबीएच निकालने का कोई जरूरत यहाँ पे नहीं था, क्योंकि एक भी यहाँ पे डायग्राम में कोई भी एक हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रहा था। जब नहीं लग रहा था तो इसका जो है आरबीएच जीरो हो जाए, है ना। तो ये भी इक्वेशन को लिखने का जरूरत नहीं था, क्योंकि हम लोग साफ देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दिशा में सिर्फ दो फोर्स है, आरबीवी और आरसीबी, जिसका वैल्यू 100 न्यूटन के बराबर होगा। तो भी लिखने का कोई जरूरत नहीं था। सिर्फ आपको या तो बी या तो सी पे आपको मोमेंट निकाल लेना था। एक वैल्यू आ जाएगा, एक वैल्यू आ जाएगा तो उसको 100 में से माइनस कर देंगे तो सेकंड वैल्यू आ जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या-क्या किया इसके ऊपर। अभी तक हम लोगों ने क्या-क्या किया इसके ऊपर, उसको देखते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक क्या किया है, समझ में आ रहा है ना? अंशुमन, रश्मि, पिंकी, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? बता देंगे। ऐसा नहीं कि मैं ही हवा हवा में सिर्फ बात कर रहा हूँ। अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया है। एक्चुअली जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। देख लेते हैं किसका क्या वैल्यू आया है। आरवीवी 64 है। अभी तक हमने सिर्फ ये किया है। किलो न्यूटन था कि न्यूटन था? अभी तक उस डायग्राम को हमने यहाँ पर कन्वर्ट किया है बस। अब यहाँ से मेथड ऑफ ज्वाइंट मेरा, अब मेरा यहाँ से मेथड ऑफ ज्वाइंट जो है ये एक्चुअली जो भी क्वेश्चन था उसको हमने यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया। इज इट क्लियर? The first step is you have to find reactions at the support. First step is you have to find reactions at support. Is it clear? Everyone, please tell me. First step is you have to find reactions at support. आपने सभी सपोर्ट पे रिएक्शन को आपने निकाल लिया, ठीक है। अब मेथड ऑफ ज्वाइंट बोलता है यू आर फ्री टू सेलेक्ट एनी ज्वाइंट। आप फ्री हैं किसी भी ज्वाइंट को कलेक्ट करने के लिए, है ना। आप बिल्कुल फ्री हैं, लेकिन मेरा जो आपको क्या कहते हैं सलाह है, आप मेरे सलाह के अनुसार यदि चलेंगे तो आप हमेशा जो है
सबसे पहला मेथड ऑफ ज्वाइंट यदि लगाएंगे तो आप हमेशा सपोर्ट रिएक्शन से शुरू करेंगे। आप फ्री हैं, ए भी ले सकते हैं, बी भी ले सकते हैं, सी भी ले सकते हैं, और क्वेश्चन और बड़ा रहा तो आप कहीं भी ले सकते हैं। लेकिन मेरा जो आपका सलाह है, जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो बोलता है कि सर आप जो है किसी भी ज्वाइंट से शुरू करें। अब बताइए कि मैं बी से शुरू करूं या सी से शुरू करूं? हिनांचल बताइए, सत्यजीत बताइए, मैं बी से शुरू करूं या सी से शुरू करूं? बिकॉज बट लेकिन आप फ्री हैं, आप ए से भी शुरू कर सकते हैं, सी से भी शुरू कर सकते हैं और बी से भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सा समय देंगे। हाँ, क्लास ले लो। चलिए, तो हम लोग बी से भी शुरू कर सकते हैं और सी से भी शुरू कर सकते हैं। तो चलिए, तो हम लोग बेसिकली अब क्या करने जा रहे हैं, हम लोग अब बी पॉइंट पर शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए बी पे, चलिए बी या सी कहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एट ज्वाइंट सी, आप ज्वाइंट सी पे बताइए कि कितना मेंबर है। आप लोग सभी लोग बताएं कि ज्वाइंट सी पर कितना मेंबर है। एवरीवन प्लीज टेल मी हाउ मेनी मेंबर्स या हाउ मेनी फोर्सेस आर acted at point C. Everyone, please tell me how many forces are acted at point C. पिंकी, रश्मि, आप लोग सभी लोग दो बोल रहे हैं। बेटा बेटा यहाँ पे तीन है, एक 36 न्यूटन है, एक 36 न्यूटन है, बाकी एक इस मेंबर में भी लगेगा, एक इस मेंबर में भी लगेगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? सभी लोग बताएं, तीन मेंबर है। और आप सी पे डायग्राम को बनाएंगे, आप सी पे डायग्राम को यहां पे आप बनाएंगे। चलिए, मेंबर दो है लेकिन फोर्सेस तो तीन लगेंगे ना रश्मि, फोर्सेस तो तीन लगेंगे, मैं फोर्स की बात कर रहा हूं। चलिए ठीक, समझ गया ना? यदि मुझसे बोलने में मिस्टेक हो गया हो तो कोई बात नहीं है, चलेंगे। चलिए, आप सी पे सभी फोर्स को दिखाएंगे। चलिए, तो सी पे देखिए फोर्स क्या है, 36 न्यूटन पहला, दूसरा है एफ क्या, सी ए, और तीसरा है एफ सी बी, है ना, सी बी। नाम से कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो आप F1 F2 ले लीजिए। चलिए, आप हटाइए नाम, F1 F2 ले लीजिए, नाम के पीछे में आप लोग उलझिएगा नहीं, सर सी क्यों लिखा है, ये क्यों लिखा, हटाइए, इसको F1 ले लीजिए और इसको F2 ले लीजिए। इसका मतलब है इस मेंबर में F1 फोर्स है और इस मेंबर में F2 फोर्स है, और बाद में जरूरत पड़ेगा तो इसमें F3 फोर्स। इट क्लियर? चलिए, अब आपको मेथड ऑफ ज्वाइंट लगाने के लिए कुछ कंडीशंस होता है। सबसे पहला, मैक्सिमम मैक्सिमम 3 फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ज्वाइंट। यदि आप किसी ज्वाइंट को सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम तीन ही फोर्स हो सकता है। इज इट क्लियर? यदि आप किसी भी ज्वाइंट को सेलेक्ट कर रहे हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्सेस जो है वो तीन ही होना चाहिए। इज इट क्लियर? और सेकेंड, मैक्सिमम 2 अननोन्स, दो से ज्यादा अननोन नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर? ये दो कंडीशन होता है, आप किसी भी ज्वाइंट पे आप यदि अप्लाई कर रहे हैं तो ये दो कंडीशन होता है। पहला क्या, कि किसी भी पॉइंट की यदि आप बात कर रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम तीन ही फोर्स होना चाहिए, और दूसरा उसमें से आप अननोन वैल्यू जो है वो सिर्फ दो ही होना चाहिए, तभी आप मेथड ऑफ ज्वाइंट आप लगा सकते हैं। तो बताइए, क्या पॉइंट सी पर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है क्या? एवरीवन प्लीज टेल मी, क्या पॉइंट सी पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है क्या? है ना? आप देख सकते हैं कि इस पे सिर्फ तीन ही फोर्स है, 36 है, B2 F2 है, F1 है ना? और जिसमें से F1 और F2 का वैल्यू मुझे नहीं पता है, F1 और F2 का वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, और चलिए थोड़ा सा आपके लिए मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा पहले रिवीजन करा देता हूं लेमिस थ्योरम को। ठीक है,
लेमिस थ्योरम को मैं आपको रिवीजन करा देता हूं। लेमिस थ्योरम ये बोलता है कि सपोज देयर इज अ थ्री कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस, इफ देयर इज थ्री कोप्लेनर concurrent forces acting at a point F1, F2, 3. If there is three coplanar concurrent forces acting at a point is in equilibrium, और तो जो आपका फोर्स है अन्य दो फोर्स के साइन के एंगल के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। मींस F1 बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 बाय साइन बीटा इज इक्वल टू F3 बाय साइन गामा। क्या आप क्या ये चीज पहले जानते थे? बिल्कुल जानते थे सर, आपने कई बार ये चीज हमको बताया है। लेमिस थ्योरम को जरा यहां देखेंगे, सारा जो फोर्स है, सारा फोर्स इस कॉन्करेंट सिस्टम से, देखेंगे इस कॉन्करेंट सिस्टम से सारा फोर्स देखिए अबे है। ये चीज आपने गौर शायद नहीं किया होगा कि सारा फोर्स देखिए अबे है, बाहर की तरफ है ना। सारा फोर्स आपको क्या है, अबे है। इज इट क्लियर? जब आप लेमिस थ्योरम लगा रहे होते हैं तो सारा फोर्स कॉन्करेंट सेंटर से आपको क्या होता है, वो अबे होता है ना। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि यदि आप लेमिस थ्योरम लगा रहे हैं तो सारा फोर्स जो है कॉन्करेंट सिस्टम से अबे होना चाहिए, है ना। तभी आप इस फॉर्मूले को आप लगा सकते हैं, तभी आप जो है इस फॉर्मूले को आप लगा सकते हैं, वरना आप इस फॉर्मूले को आप नहीं लगा सकते। क्लियर है? और साथ ही साथ ये मेरे तरफ से आपको इंट्रोडक्शन है कि यदि आप किसी भी ज्वाइंट को सेलेक्ट करते हैं तो आप कोशिश करेंगे कि जो भी आप मेंबर पे फोर्स दिखाएंगे वो अबे ही दिखाएंगे, है ना। मेंबर पे आप जो भी फोर्स दिखाएंगे वो अबे ही दिखाएंगे, चाहे मेंबर कैसा भी हो, चाहे मेंबर कहीं भी हो, कोई भी मेथड हो, चाहे मेथड ऑफ ज्वाइंट लगा रहे हो, चाहे मेथड ऑफ सेक्शन लगा रहे हो, है ना। आप फोर्स को हमेशा अबे ही दिखाइएगा। इज इट क्लियर? तो देखिए हमने जो यहाँ पे दो फोर्स दिखाया है, आप चेक कर सकते हैं सभी लोग कि हमने जो दो फोर्स F2 और F1 दिखाया है, ये दोनों फोर्स देखिए पॉइंट सी से अबे है ना। आप लोग बताइए क्या ये अबे है, हाँ या ना? एवरीवन प्लीज टेल मी, क्या ये F1 और F2 अबे है? ये बिल्कुल मैं आपको आसान तरीके से बता रहा हूं, इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन फिर भी आप लेमिस थ्योरम आप यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं, फिर भी आप लेमिस थ्योरम यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं। लेमिस थ्योरम को लगाने के लिए आपको पता है कि तीनों फोर्स जो है वो अबे होना चाहिए। लेमिस थ्योरम को लगाते समय आपको पता है कि तीनों फोर्स आपका अबे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 36 न्यूटन जो है अबे नहीं है ना। 36 न्यूटन क्या अवे है क्या? आप लोग बताएं, क्या 36 न्यूटन इज अवे फ्रॉम द पॉइंट सी? प्लीज टेल मी। नहीं है, 36 न्यूटन अवे नहीं है ना। जब अवे नहीं है तो लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी पता है ना। आपको लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी पता है कि सर लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी से हम इसको अवे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं जी। लीजिए, लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी से मैं इसको अवे कर सकता हूं। अब मैं यहाँ पे लेमिस थ्योरम को लगाने के लिए तैयार हूं। चलिए लेमिस थ्योरम को अब हम लगाते हैं। अब बाकी आपको एंगल वगैरह तो, हाँ जी हाँ जी, अब बाकी तो मुझे एंगल वगैरह भगवान की कृपा से पहले से हमको सारा एंगल पता है। सारा एंगल मुझे जो है भगवान की कृपा से सारा एंगल पता है। ये एंगल 37 डिग्री था, चेक कर लीजिए। दिस एंगल इज 37 डिग्री, है ना। तो जब ये 37 है, ये 50 डिग्री होगा। एंगल मुझे पहले से अब पता है। यहाँ एंगल, डिस्टेंस, ये सारा चीज आपको ज्योमेट्री बिल्कुल अच्छे तरीके से आना चाहिए। और थोड़ा सा मेरा ज्योमेट्री खराब है, तो यदि मैं कहीं पे गलत हूँ आप मुझे रोकेंगे, मुझे जरूर रोकेंगे, ठीक है। ज्योमेट्री को करते समय मैं भी मिस्टेक कर देता हूँ तो आप लोग मुझे रोकेंगे। चलिए अब मैं लेमिस थ्योरम को लगाने के लिए तैयार हूँ। तो लेमिस थ्योरम बोलता है कि सबसे पहले आप कोई भी एक फोर्स को उठाएं, तो मैंने 36 न्यूटन को उठाया, और अन्य दो फोर्स के बीच का एंगल, तो 36 के अलावा अन्य दो फोर्स जो है वो 37 है, उसके बीच का एंगल साइन 37 डिग्री इज इक्वल टू, उसके बाद यदि मैं F1 लेता हूं, है ना, तो जब आप F1 लेंगे तो अन्य दो फोर्स के बीच का एंगल बताइए, एवरीवन प्लीज टेल मी। यदि मैं F1 को सेलेक्ट करता हूं तो अन्य दो फोर्स के बीच का रिमेनिंग एंगल बिटवीन टू फोर्सेस कितना होगा, प्लीज टेल मी। यदि मैं F1 को सेलेक्ट करता हूं, एवरीवन प्लीज टेल मी, रिमेनिंग एंगल बिटवीन टू फोर्सेस क्या होगा? रश्मि यहाँ पे 270 होगा, रश्मि 240 नहीं होगा, है ना।
क्योंकि ये 180 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। टोटल ये 270 डिग्री हो गया। तो चलिए अब यहाँ से एक बार इस दोनों को सॉल्व करेंगे और एक बार इस दोनों को सॉल्व करेंगे। यहाँ से हम F1 और F2 को निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर? F1 और F2 को निकाल सकते हैं। मैं आंसर आपको निकाल के बता देता हूं। आंसर को मैं निकाल के बता देता हूं। ठीक है, आंसर को मैं निकाल के बता देता हूं। तो यहां से जो F1 आ रहा है, F1 आ रहा है आपको -59.81, -59.81। और जो F2 आ रहा है, ठीक है, आपको एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि ये अपने मन से मैंने क्वेश्चन दिया है। हो सकता है कि ऐसा कुछ अजीब आंसर आ रहा है, एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो देखेंगे वहां इस तरह का आंसर नहीं। और F2 आ रहा है 47.79। इज इट क्लियर? क्या हमने F1 और F2 दो फोर्स निकाल लिया? जल्दी से बताइए, क्या हमने F1 और F2 दो फोर्सेस निकाल लिया? अब मुझे रिमेनिंग एक ही फोर्स बचा है F3, है ना? तो आप किसी भी फिर से जब आपने C पे ज्वाइंट ले लिया है, तो आप किसी भी ज्वाइंट पे आप शिफ्ट कर सकते हैं, है ना? C पे आप किसी भी पॉइंट पे आप शिफ्ट कर सकते हैं, C के अलावा। अब बताइए। हाँ, दिक्कत तो आएगी, बिल्कुल आएगी। लेकिन ऐसा नहीं आएगा सत्यजीत, आपको जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन्स आएँगे मैं आपको कराऊँगा, ठीक है? जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएँगे जस्ट आज के क्लास में ही मैं उसको कराऊँगा, आप देखेंगे। एग्ज़ाम में तो इतना कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ता है, एग्ज़ाम में तो आप देख के आंसर बता देंगे। कुछ ही क्वेश्चन जो अच्छे लेवल का एग्ज़ाम होता है, जो गेट वगैरह का एग्ज़ाम होता है, बस वहाँ पे कैलकुलेशन करना होता है। बाकी तो एई, जेईई के किसी भी एग्ज़ाम में बिल्कुल देखने के साथ क्वेश्चन का आंसर बनेगा। अभी आप कुछ करके दिखाएँगे। जस्ट आप रुक जाएँ, उसके बाद मैं आपको करके दिखाता हूँ। एक बार मेथड ऑफ सेक्शन और मेथड जॉइंट हो जाए, तो मैं क्वेश्चन आपको कराता हूँ। चलिए, F1 और F2 आ गया पॉइंट जॉइंट C से। आप चाहें तो हर एक जॉइंट पे भी निकाल सकते हैं। आप हर एक जॉइंट पे भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन चूँकि मुझे आंसर चाहिए, ठीक है? तो आंसर चाहिए तो या तो आप जो है सिर्फ़ किसी एक जॉइंट पे और निकाल लीजिए, है ना? A पे निकाल लीजिए या B पे निकाल लीजिए। बोलिए किस पे निकालना आप पसंद करेंगे? आप किस पे निकालना पसंद करेंगे? एवरीवन प्लीज़ टेल मी, A पे या B पे? अब आप फ्री हैं, अब आप फ्री हैं, लेकिन कंडीशन याद रखना है। कंडीशन याद रखना है कि मैक्सिमम 3 ही फोर्स होना चाहिए एक जॉइंट पर और उसमें से 2 ही अननोन होना चाहिए। मैक्सिमम 2 ही अननोन होना चाहिए, है ना? जल्दी से बताइए, अब क किस पॉइंट पे मैं निकालूँ? एवरीवन प्लीज़ टेल मी किस पॉइंट पे? अरे आप लोग शांत क्यों हो जाते हैं भाई? रश्मि, सभी लोग शांत हो जाते हैं, फिर मज़ा नहीं आता मुझे, है ना? चलिए A पे निकालना है, चलिए। रश्मि ने बोला है A पे, तो मैं A पे ही अब निकालूँगा। चलिए, तो मैं A पे अब निकालता हूँ। चलिए, तो ठीक है। अभी 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 मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ नेगेटिव पॉजिटिव की, आप लोग रुक जाए सत्यजीत। एक बार मुझे कंप्लीट कर लेने दें, उसके बाद मैं आपके हर डाउट को जवाब दूँगा। एट पॉइंट ए, दिस इज़ पॉइंट ए और पॉइंट ए पे आपका 2 फोर्स 3 फोर्स लग रहा था। पॉइंट ए पे आपका 3 फोर्स लग रहा था, ऊपर से 100 न्यूटन। आपको अवे लेना है, याद है ना? सारा फोर्स आपको अवे लेना है। सारा फोर्स आपको अवे ही लेना है। ये आपको 100 न्यूटन है, ये आपका F3 था और ये वाला देखिए F1 है, ये वाला आपका F1 है ना? ये वाला आपका, इज़ इट क्लियर? जल्दी से बताइए क्या ये क्लियर है? लेकिन क्या मैं यहाँ पे लेमिस थ्योरम को लगा सकता हूँ क्या? नहीं लगा सकता हूँ। लेमिस थ्योरम इज़ नॉट एप्लीकेबल हियर बिकॉज़ 100 न्यूटन इज़ 100 न्यूटन इज़ इन अपोजिट डायरेक्शन। जो 100 न्यूटन है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी से मैं इसको आगे कर लेता हूँ। लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी से 100 न्यूटन को मैं आगे कर लेता हूँ। ध्यान देंगे। लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी से मैं 100 न्यूटन को आगे कर लेता हूँ। अब मैं लगाने के लिए तैयार हूँ। ये मेरा 100 न्यूटन हो गया। अब एंगल वगैरह चाहिए होगा। देखिएगा ये एंगल भी चाहिए होगा और ये एंगल भी चाहिए होगा। ठीक है? ये एंगल चाहिए होगा। बाकी आपको ये पता है कि ये एंगल तो 270 डिग्री है। ये एंगल 270 डिग्री है। क्यों? क्योंकि आप चेक कीजिए कि ये F1 इधर था, है ना? और F2 इधर है। इस दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो जब ये 90 डिग्री है तो इसका अपोजिट एंगल 270 ही होगा, है ना? इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं।
तो अब मुझे ये दोनों एंगल चाहिए होगा। चलिए इस दोनों एंगल को मैं निकालता हूं। देखिए कैसे एंगल निकलेगा। अब एंगल को निकालना आना चाहिए, बिना एंगल को निकाले कोई उपाय नहीं है आपका। ध्यान देंगे, ये एंगल 53 है, ये एंगल 90 है, तो ये एंगल 37 होगा। ये एंगल 37 होगा, तो ये एंगल फिर 53 होगा। इज इट क्लियर? जल्दी से बताइए, है ना? 37 और 53 होगा। तो चलिए, ये 37 और 53 होगा। ये एंगल आपको 37 होगा और ये एंगल आपको 50। चलिए, अब लेमिस थ्योरम को लगाने के लिए हम तैयार हैं। तो लेमिस थ्योरम के लिए कहता है कि सबसे पहले आप कोई भी एक फोर्स को उठाएं। यदि मैंने 100 को उठाया, तो अन्य दो फोर्स के बीच का एंगल जो है 270 डिग्री है। साइन 270 डिग्री हो जाएगा। इज इक्वल टू, यदि मैं F1 को ले रहा हूं, तो फिर अन्य दो फोर्स के बीच का एंगल 37 डिग्री है। साइन 37 डिग्री। और यदि मैं F3 को ले रहा हूं, तो अन्य दो फोर्स के बीच का एंगल 53 डिग्री है। तो साइन 53 डिग्री। एक बार इस दोनों को सॉल्व करेंगे और एक बार इस दोनों को सॉल्व करेंगे, तो आपको यहां से F1 और F3 आ जाएगा। चलिए F1 और F3 को चेक कर लेते हैं। तो आंसर आ रहा है मेरा 100 डिवाइडेड बाय साइन 270 का मान ऐसे -1 होता है ना? साइन 270 का मान -1 होता है। चलिए, तो साइन 37 डिग्री से यदि मल्टीप्लाई करेंगे, ये -60 आ रहा है, -60 न्यूटन। और F1 -60 न्यूटन। पहले क्या आया था जी? ओके, ठीक है। और 53 से यदि मल्टीप्लाई करूँगा, तो आंसर -79 आ रहा है, ठीक है? -79 आ रहा है। मैंने राउंड ऑफ कर दिया है। तो इस तरह आप चेक कीजिए कि आप जो F1 अभी जो इस केस में निकाला है, देखिए -60 न्यूटन आया है। अब पहले भी जो आपने आंसर निकाला है, देखिए ये भी -60 न्यूटन ही है ना? राउंड अप मैंने कर दिया था, ये भी आपका -60 न्यूटन ही है। आप किसी भी मेथड से आंसर निकालेंगे, साइन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। इज इट क्लियर? साइन भी आपको माइनस में ही आ रहा है, सेकंड भी आपने पॉइंट ए पे निकाला तब भी माइनस में ही आ रहा है। इज इट क्लियर? किसी भी मेथड से आप निकालेंगे, तो उसमें जो है आंसर चेंज नहीं होगा। इज इट क्लियर? बता दीजिए एक बार। लेकिन जो हमने बताया है उसी तरीके से चलेंगे कि जहां भी आप चेक करेंगे, पॉइंट से अवे ही चलेंगे। आप लोग एक बार बता दीजिए कि सर मुझे यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, मुझे यहां तक समझ में आ गया, तो हम लोग फिर आगे की तरफ। सर डाउट है? हाँ सुब्रजीत बोलिए, क्या डाउट है सुब्रजीत? सुब्रजीत का डाउट है? सुब्रजीत पहले आप डाउट बताएं, क्या डाउट है सुब्रजीत? सुब्रजीत क्या डाउट है आपका? सुब्रजीत आपने हैंड राइज किया है क्या? नहीं, हैंड राइज तो नहीं किया आपने। चलिए ठीक है, सुब्रजीत बताइए क्या डाउट है? अरे चलिए ठीक है रश्मि, अभी आप लोग कुछ भी बात मत करेंगे, जैसा मैं चल रहा हूं रश्मि आप मेरे अनुसार ही चलेंगे। ठीक है, आप लोग सुब्रजीत जैसा मैं बता रहा हूं बस आप मेरे हिसाब से चलेंगे। कई तरीके हैं, आप जो भी पहले पढ़े भी हैं आप सबको डिलीट करके चलिए। सबको आप डिलीट करके चलिए। ठीक है, सबको आप डिलीट करके चलिए। जो मैं आपको बता रहा हूं बस उसी तरीके से चलिए। हमने सिर्फ यहाँ पे दो ही बातें किया। हमने यहाँ पे सिर्फ दो ही बातें किया कि आप किसी ज्वाइंट पे जब भी फोर्स लेंगे, तो अबे लेंगे। जब भी फोर्स लेंगे अवे ही लेंगे, बस और कुछ नहीं। आप बस सारा चीज डिलीट करके चलिए। आप चाहे वो मेथड ऑफ ज्वाइंट हो, चाहे मेथड ऑफ सेक्शन हो, है ना? आप हर फोर्स को अवे लेके ही चलेंगे। बाकी आपको डायग्राम में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है कोई लेना देना नहीं है। इज इट क्लियर? डायग्राम में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है कोई लेना देना नहीं है। नहीं तो आप एक चीज मान के चलिए, ये मेथड ऑफ ज्वाइंट और मेथड ऑफ सेक्शन ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है ना? आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा फिर, यदि आप उलझ जाएंगे तो। मैं आपको आसान तरीके से बताया कि सबसे पहले आपको रिएक्शन फाइंड करना है। यदि रिएक्शन फाइंड कर लेना है तो किसी भी ज्वाइंट पे जाना है, लेकिन आपको हमने बताया कि पहला जो है आप किसी न किसी क्या कीजिए, आप ज्वाइंट पे जाइए। ज्वाइंट मतलब जहां पे आपको सपोर्ट है वहां से शुरू करें। और हमेशा चाहे किसी भी आप ज्वाइंट पे जाएं अबे ही शुरू करेंगे।
आप अबे ही शुरू करेंगे। इज इट क्लियर? जल्दी से बताइए। बाकी आप आंसर जब निकालेंगे तो हर तरह से आंसर सेम आएगा। तो हमने यहाँ पे चेक किया, तो यहाँ पे चेक करने के बाद मुझे यह पता चल पा रहा है, चलिए अब जब हमने यहाँ पे चेक किया तो यहाँ पे यह पता चल रहा है, इसीलिए तो हमने एफ ए बी एफ बी सी इस तरह से कुछ भी उपयोग नहीं किया। चलिए ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, ये पॉइंट सी था, और इस मेंबर को हमने F3 कहा था, इस मेंबर को हमने F1 कहा था, और इस मेंबर को हमने F2 कहा था। इज इट क्लियर? F1 में आपको -60 न्यूटन आ रहा था राउंड अप करने के बाद, चेक कर लेते हैं। F1 -60 है, F3 79 है, और F2 48 है ना? F2 48 है, राउंड ऑफ हमने कर दिया है। F2 जो है 48 है, और F3 जो है ये -70। इज इट क्लियर? एक चीज ध्यान रखेंगे, आप किसी भी मेथड से निकालेंगे, किसी भी ज्वाइंट पे निकालेंगे, आंसर यही आएगा, है ना? आंसर यही आएगा। अब यहां पे माइनस ये बताता है उस मेंबर में कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है ना? अब प्लस ये बता रहा है कि उस मेंबर में टेंसाइल फोर्स लग। इज इट क्लियर? जल्दी से बताइए। इसका मतलब है अब मैं यदि इसमें डायग्राम को बनाऊं तो यहाँ पे देखिए टेंसाइल फोर्स लगेगा, इस मेंबर में टेंसाइल फोर्स लगेगा, और जबकि आपका एसी में ये फाइनल डायग्राम हो गया, एसी में मेरा कंप्रेसिव फोर्स लगेगा, और एबी में भी मेरा कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है, बी में भी मेरा फोर्स। इज इट क्लियर? जल्दी से बताइए। तो आपको इससे कोई उलझना नहीं है, बस आप ये समझ लीजिए कि माइनस आ रहा है तो उस मेंबर में कंप्रेसिव फोर्स लगेगा, और प्लस आ रहा है तो टेंसाइल फोर्स लगेगा। बाकी आप किसी भी मेथड से निकालिए, आंसर यही आएगा। इज इट क्लियर? एवरीवन प्लीज टेल मी, क्या ये क्लियर है? चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूं कि आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है, ठीक है? आपको इसको याद भी रखना है, आपको ये याद भी रखना है कि आपको डायरेक्ट पूछता है कि एक सिंपल स्ट्रक्चर है, इससे ज्यादा सिंपल स्ट्रक्चर नहीं होता है। सिंपल स्ट्रक्चर इसी को बोलते हैं, दिस इज अ सिंपल स्ट्रक्चर, थ्री मेंबर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सिंपल स्ट्रक्चर। ओके, थ्री मेंबर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सिंपल स्ट्रक्चर। इससे कम मेंबर का स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, और ये सबसे सिंपल स्ट्रक्चर है। सिंपल स्ट्रक्चर में जो आपको दो ज्वाइंट के बीच का है, इसके ऊपर टेंसाइल फोर्स लगता है। इसको याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछता है कि दो ज्वाइंट के बीच के फोर्स पे किस तरह का फोर्स लगता है, दो ज्वाइंट के बीच में मेंबर में किस तरह का फोर्स लगता है, तो टेंसाइल लगता है, और बाकी इस दोनों में कंप्रेसिव लगता है। आप चेक भी कर सकते हैं कि हमने यहाँ पे निकाल के भी दिखाया है, हमने यहाँ पे दिखाया है, देखिए ये माइनस में आ रहा है और ये भी माइनस। याद रहेगा आप लोगों को? क्या याद रहेगा? आप इसको नोट में आप डाल लीजिए अपना, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट पूछता है आपके ऑब्जेक्टिव में। जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, ठीक है? ये आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि इन अ सिंपल थ्री मेंबर स्ट्रक्चर, ठीक है, तो जो आपका दोनों ज्वाइंट के बीच का जो मेंबर है उसमें किस प्रकार का फोर्स लगता है, तो उसमें हमेशा टेंसाइल लगता है। आप बाकी मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, मैग्नीट्यूड कैसा भी हो, आई डोंट केयर, ठीक है, लेकिन लगेगा तो वहां पे टेंसाइल ही है। हाँ, प्रोवाइडेड लोड इज एक्टिंग एट ए, यस। नहीं भी ए पे ही लगेगा भाई, ज्वाइंट पे हम लोग लोड क्यों लगाएंगे? आप एक चीज सोचिए जरा सुब्रजीत, सिंपल स्ट्रक्चर में हम लोग यहाँ ज्वाइंट पे लोड क्यों ही लगाएंगे? क्या करेंगे यहाँ पे लगा के? ज्वाइंट पे लोड लगा, कौन ज्वाइंट पे लोड लगाता है ना? ज्वाइंट पे कोई लोड नहीं लगाता है। इज इट क्लियर सुब्रजीत? ज्वाइंट पे कोई लोड लगाता है क्या? नहीं लगाएंगे। लोड क्यों लगाएंगे? ज्वाइंट पे रिएक्शन, ज्वाइंट पे तो ज्वाइंट का काम ही है कि जितना भी लोड लग रहा है वो सारा लोड ज्वाइंट पे शिफ्ट हो जाए, सारा लोड ज्वाइंट पे शिफ्ट हो जाए। चलिए, तो ये हुआ मेरा मेथड ऑफ एक्शन, मेथड ऑफ ज्वाइंट। अच्छा, ये मेथड ज्वाइंट पढ़ने का कोई मतलब था क्या? ये लेमिस थ्योरम नहीं था क्या सर? क्या ये लेमिस थ्योरम नहीं था क्या? क्या सर आपने मेथड ऑफ ज्वाइंट पढ़ा दिया? ये तो लेमिस थ्योरम ही था, है ना? ये तो लेमिस थ्योरम ही था। प्लीज टेल मी, क्या ये लेमिस थ्योरम नहीं था क्या? मेथड ऑफ ज्वाइंट, मेथड ऑफ ज्वाइंट, बहुत इसका मतलब हम लोग
तो क्या कर रहे हैं, बढ़ा-चढ़ा के बता रहे थे। अरे कुछ भी नहीं भाई, मेथड ऑफ जॉइंट कुछ नहीं, ये लेविथ थ्योरम है बस। इज़ इट क्लियर? सभी लोग बताएँ, क्या ये क्लियर है? मेथड ऑफ जॉइंट क्लियर है? क्या ये लेविथ थ्योरम था कि नहीं था? हाँ या ना बताएँ? ये कुछ और नहीं भाई, लेविथ थ्योरम ही था। चलिए, ये लेविथ थ्योरम ही था। बस आपको ये याद रखना है, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछेगा, इन ये आपके ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछेगा, इन मेथड ऑफ जॉइंट पहला, ओनली 3 फोर्सेस आर एक्टिंग एट पॉइंट। सिर्फ 3 ही फोर्स लगना चाहिए, तभी आप मेथड ऑफ जॉइंट लगा सकते हैं। दूसरा, ओनली 2 अननोन्स, सिर्फ 2 ही अननोन होना चाहिए। तीसरा, जो हमने बताया है, ये रूल नहीं है, ये सर ने बताया है। सर ने बताया है क्या? ऑल द फोर्सेस ऑल द फोर्सेस शुड एक्टेड अवे फ्रॉम पॉइंट। ये कोई रूल नहीं है ना? सभी टीचर अलग-अलग अपना-अपना तरीके से समझाते हैं। मेरा समझाने का ये तरीका है कि आप जो भी आप फोर्स लेंगे, वो सारा फोर्स जो है अवे लेंगे, है ना? आप देख रहे थे कि रिएक्शन में जो है, वो पॉइंट्स के तरफ जा रहा था, लेकिन हमने उसको भी लेविस थ्योरम लगा के अवे कर दिया था। इज़ इट क्लियर? याद रहेगा आपको? ये कोई रूल नहीं है, नो रूल, नो रूल। ये कोई रूल नहीं है, बाकी ये दोनों रूल है। ना डायरेक्ट आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ये। अभी आज जब क्वेश्चन कराएँगे तो आप देखेंगे, ये डायरेक्ट पूछेगा आपसे। क्लियर है? एक बार बता दीजिए तो क्लियर है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो मेथड ऑफ सेक्शन की तरफ चलेंगे। तो मेथड ऑफ सेक्शन की तरफ चलेंगे। जल्दी से बता दीजिए, क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? अरे रश्मि, आप लोग सभी लोग शांत हो, मुझे शांत पसंद नहीं है भाई। हाँ, जल्दी-जल्दी क्योंकि आप लोग जल्दी-जल्दी कमेंट करें, मुझे आप लोग चलिए ठीक है। नेक्स्ट है मेथड ऑफ सेक्शन। मेथड ऑफ सेक्शन। अच्छा एक चीज़ बताएँ आप लोग, सभी लोग, एक ऐसे ही मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है? और एक बात जान लीजिए कि मेरे हर एक क्वेश्चन में मैं बेवजह का क्वेश्चन पूछता नहीं हूँ, उसको बाद में कहीं न कहीं आपको उपयोग होगा, ठीक है? इसीलिए आप इस चीज़ को ध्यान देंगे। सपोज़ दैट दिस इज़ फोर्स P इज़ इक्वल टू 100 न्यूटन और ये पॉइंट मेरा O है और उसके बीच का जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। ये यदि 10 मीटर है, तो मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ क्या होगा? साइन के साथ बताएँगे, विथ साइन, प्लस और माइनस के साथ बताएँगे कि मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ क्या होगा? इस फोर्स के कारण यदि 100 न्यूटन है, तो पॉइंट ओ के अबाउट मोमेंट क्या होगा? एवरीवन प्लीज टेल मी व्हाट इज द मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ? बिल्कुल सही है रश्मि। यूनिट भी आप लिख देते तो मन खुश हो जाता। यूनिट भी आप लिख देते ना रश्मि, तो मजा आ जाता। बिना यूनिट का तो फिर मुझे मजा नहीं आया। क्लियर है ना? इज इट क्लियर? चलिए, हाँ। अब एक चीज बताएं, आप लोग सभी लोग बताएं, एक फोर्स यहां लग रहा है कि ये 100 न्यूटन है ना? अब बताएं मोमेंट इस फोर्स के कारण, सिर्फ इस फोर्स, इसको इग्नोर करके चलें, इग्नोर करें इसको इग्नोर करें। इस फोर्स के कारण पॉइंट ओ पे मोमेंट क्या होगा? साइन के साथ, विथ साइन। व्हाट इज द मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ? माइनस 1000 न्यूटन, ठीक है? अच्छा,
तो हमने फिर यहाँ पे यह देखा कि यदि एक फोर्स 100 न्यूटन का था, आपने वहां पे मोमेंट ओ पे निकाला तो प्लस में आया, और जस्ट उसी फोर्स के अपोजिट में आपने एक फोर्स लगा दिया और वहां पे मोमेंट निकाला तो वो नेगेटिव में आया। इसका मतलब है कि नेट मोमेंट की यदि हम बात करें तो प्लस 1000 और माइनस 1000, तो ये हो जाएगा क्या, जीरो। इसका मतलब है कि किसी फोर्स के अपोजिट साइड में आप यदि इक्वल फोर्स लगा देते हैं और सेम पॉइंट पे यदि आप मोमेंट निकालते हैं तो उसका मोमेंट जीरो होगा। इज इट क्लियर? प्लीज टेल मी कि किसी फोर्स के अपोजिट में आप इक्वल फोर्स लगा देते हैं और सेम पॉइंट पर मोमेंट निकालते हैं तो वो मोमेंट जीरो होगा। इज इट क्लियर? है ना? तो यही तो कारण था, यही तो कारण था कि समझिए, यही कारण था बाबा कि जब हम लोग ने एक एजम्पशंस पढ़ा था ट्रस्ट में, हम लोगों ने एक एजम्पशंस पढ़ा था ट्रस्ट में कि ट्रस्ट में जो कोई भी मोमेंट नहीं होता है ना? क्यों नहीं होता है? क्योंकि पता है कि किसी भी मेंबर में या तो कंप्रेसिव फोर्स होगा या तो टेंसाइल फोर्स होगा, लेकिन जैसा भी होगा, दो होगा, एक इधर की तरफ होगा और एक इधर की तरफ होगा, है ना? या चलिए ऐसे आपको बता देते हैं कि सिंपल स्ट्रक्चर में टेंसाइल होता है तो आप टेंसाइल ही लेके चलिए। सिंपल स्ट्रक्चर में यहाँ पे टेंसाइल होता है ना? आपको यह पता है कि किसी भी मेंबर में या तो कंप्रेसिव होगा या तो टेंसाइल होगा, लेकिन जो भी होगा अपोजिट होगा। ये टेंसाइल है, ये यदि 100 न्यूटन का है तो ये भी टेंसाइल होगा और 100 न्यूटन का होगा, और ये डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा, है ना? डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। और आप कहीं भी मोमेंट निकालेंगे तो इस दोनों फोर्स के कारण जो मोमेंट है वो ओवरऑल जीरो ही आएगा। इसीलिए हमने बताया था कि किसी भी ट्रस में जो है किसी भी प्रकार का मोमेंट जनरेट नहीं होता है ना? हमने ये एजम्पशंस बताया था ना कि किसी भी मोमेंट ट्रस में आपका जो है किसी भी प्रकार का जो है वो क्या कहते हैं, मोमेंट जनरेट नहीं होता है, क्योंकि अपोजिट फोर्सेस कैंसल्ड आउट ईच अदर, है ना? जो मोमेंट जो है अपोजिट फोर्स के कारण एक दूसरे को वो क्या करता है, कैंसल आउट कर देता है। इज इट क्लियर? प्लीज टेल मी, क्या ये क्लियर है सभी को? तो हम लोग आगे बढ़ेंगे तब। ऐसे ही मेरा मन किया बता दिया आपको, ठीक है, ताकि ये चीज आपको सामने दिख जाए। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? एक बार बता दें। चलिए, अब चलते हैं मेथड ऑफ सेक्शन की। बस हमने ऐसे ही बता दिया आपको, और ऐसे तो हम बताते नहीं है बिल्कुल, ना कुछ तो कारण होगा, कुछ ना कुछ तो कारण होगा, तो कारण आएगा तो हम लोग देखेंगे। अगला है मेथड ऑफ सेक्शन। उसी क्वेश्चन को सर क्लास कितने बजे तक चलेगा, क्या चाहते हैं सूर्य बताइए। एक्चुअली क्या हो गया ना, मैनेजमेंट ने हमें बोला कि आप सुबह सब 8 बजे क्लास नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं सर? तो और भी क्लास होते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ बताएं आप? क्या आप छोड़ दूं क्या क्लास? सुरजीत, सुरजीत क्लास छोड़ दूं क्या, बता दें आप यदि जैसा आपकी इच्छा करें। सुरजीत एक बार बता दें, क्लास में छोड़ दूं क्या? मुझे पता है कि आप लोग सभी ड्यूटी भी जाना है आपको, है ना? आप लोगों को ड्यूटी भी जाना है। मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि आप है ना, तो आप लोग रिकॉर्डिंग भी चाहे तो देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं बताइए आप? थोड़ा-सा तो प्रॉब्लम है, थोड़ा-सा तो प्रॉब्लम है। चलिए, यहाँ पे आपको 64 न्यूटन था और यहाँ पे 36 न्यूटन। एक क्वेश्चन था ना पिछला बार? चेक कर लेते हैं। हाँ, 64 और 36, 64 और 36 यही था। ठीक है? देखिएगा मेथड ऑफ सेक्शन में जो क्वेश्चन था, हमने पहले रिएक्शन तो निकाल लिया। रिएक्शन तो भाई आपको निकालना पड़ेगा। रिएक्शन जो है, रिएक्शन इज बेसिक, है ना? रिएक्शन तो आपको निकालना ही निकालना पड़ेगा। आपको इससे आप बच नहीं सकते हैं। रिएक्शन तो आपको निकालना ही निकालना हो। तो आप लोगों को सभी को ये भी पता था कि जो मेरा एबी में फोर्स था उसको हमने F1 कहा था, सॉरी F3 कहा था। जो एसी था, एसी में उसको हमने क्या कहा था जी? F1 कहा था क्या? एसी में क्या कहा था? F1 कहा था। एसी में हमने F1 कहा था और बीसी में हमने
तो F2 का जो जैसा है मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है ना? कुछ भी चेंज नहीं किया है। चलिए, मेथड ऑफ सेक्शन। मेथड ऑफ सेक्शन में हम क्या करते हैं कि ये जो मेरे पास जो सामने आपको ट्रस दिख रहा है, इसको 2 भाग में काट देते हैं। कहीं से भी आप 2 भाग में काट सकते हैं। आप फ्री हैं, लेकिन विवेक से उपयोग हम लोग लेते हैं। ऐसे तो कहने का मतलब फ्री है, लेकिन इतना भी आप फ्री नहीं है, लेकिन विवेक से हम लोग यहाँ पे काम लेते हैं और कहीं से भी आप 2 भाग में इसको काट सकते हैं। सपोज़ दैट आप यहाँ से 2 भाग में काट सकते हैं। आप जो है यहाँ से 2 भाग में काट सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से 2 भाग में काट सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से 2 भाग में काट सकते हैं। कहीं से भी आप स्ट्रक्चर को 2 भाग में आप काट सकते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं, कुछ कंडीशंस हैं और ये कंडीशन ये है कि जब आप मेथड ऑफ सेक्शन को लगाएँ, तो ये 3 से अधिक मेंबर को कट ना करे। क्लियर है? मैं कंडीशन को लिख देता हूँ, ठीक है? जो आपका सेक्शन लाइन है, सेक्शन लाइन डू नॉट कट more than 3 मेंबर्स। बस यही एक कंडीशन है और कुछ भी कंडीशन नहीं है, यही कंडीशन है ना? सिर्फ यही कंडीशन है कि सेक्शन लाइन जो है 2 से 3 से अधिक मेंबर को कट ना करे। क्लियर है सबको? पहले आप एक बार बता दीजिए क्या कंडीशन क्लियर है? जैसे कि इस क्वेश्चन में आप कहीं से भी काटेंगे तो 2 ही मेंबर को कट करेगा। आप कहीं से भी काटेंगे तो मैक्सिमम 2 ही मेंबर को कट करेगा। क्लियर है? बाकी कुछ जब कॉम्प्लिकेटेड आएगा तो वहां आप देखेंगे कि 2 से अधिक 3 से अधिक को भी कट करा तो आप उसको सेक्शन कंसीडर नहीं करेंगे। एक बार बता दीजिए क्लियर है आपको? कंडीशन क्लियर है? चलिए, तो मैं अब यहां पे क्या कर रहा हूं, एक सेक्शन को पहले इसको मैं कॉपी कर लेता हूं क्वेश्चन को, ठीक है? मैं इसको कॉपी कर लेता हूं ताकि आपको भी यहाँ पे समझ में आएगा कि हम क्या करने। ये मेथड ऑफ ज्वाइंट से ज्यादा आसान है। तो आप अपने मन से क्या करेंगे, एक सेक्शन को आप कट करेंगे। आप अपने मन से एक सेक्शन को आप क्या करेंगे, कट करेंगे। ठीक है? आप अपने मन से एक सेक्शन को आप क्या करेंगे, कट करेंगे। जब आप सेक्शन को कट करेंगे, तो आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो लेफ्ट या तो राइट। ठीक है? या तो आपके पास लेफ्ट ऑप्शन है, या तो आपके पास जो है वो राइट का ऑप्शन है ना? आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो लेफ्ट का ऑप्शन है, या तो आपके पास क्या है, राइट का ऑप्शन है। एक सेकंड रुक जाइएगा, थोड़ा-सा ग्लिच आ गया है, ग्लिच, ग्लिच। पहले इनको सही करने दीजिए। समझाने के लिए ये तो बागवानी की डिजिटल वर्ल्ड का दुनिया है। बाकी तो हम लोग जब इसको पढ़ते थे ना भाई, अपने आप में ये टफ चीज़ है। मेथड ऑफ सेक्शन, मेथड ऑफ जॉइंट इज़ टफ। चलिए, तो हमने क्या किया कि सेक्शन को 2 भाग में काट दिया। अब क्या करेंगे कि एक भाग को ढक देंगे। देखिए, हमने एक भाग को ढक दिया। देख रहे हैं ना? आप चेक कर सकते हैं कि हमने एक भाग को क्या किया है, ढक दिया है। चाहे आप ऊपर ढक दें, चाहे आप नीचे ढक दें, कोई लेना-देना नहीं है। हमने एक भाग को क्या किया, इज़ इट क्लियर? जल्दी से बताइए। क्या आपको समझ में आ रहा है कि हमने एक भाग को क्या किया, ढक दिया? आप चेक किट कर करके बताइए, क्या आपको ये समझ में आया है कि हमने एक भाग को क्या किया, ढक दिया? चाहे आप ऊपर भी ढक सकते हैं भाई, चाहे आप नीचे भी ढक सकते हैं, जहां भी सहूलियत के हिसाब से आप कहीं भी ढक सकते हैं, है ना? आप नीचे भी ढक सकते हैं और आप चाहें तो ऊपर भी आप ढक सकते हैं, ठीक है? लेकिन आपको ये कोशिश करना है कि जहाँ पे कम फोर्स हो ना, उसको ब्लैंक करके रखने का। जैसे आप इसको यदि ब्लैंक करके इसको यदि ढकते हैं तो देखिए आपके पास कुछ ज़्यादा ही फोर्स आपको दिखेगा। देखिए, अब मैं आपको पहले दिखाना चाहता हूँ कि सर कैसे पता चलेगा कि क्या ढकना है। और एक बात याद रखिए, ये सारा जो है, ये सारा विवेक से हम लोग करते हैं। ये सारा चीज़ विवेक से हम लोग करते हैं। देखिए, यहाँ पे एक फोर्स ये हो गया, 2, 3, एक 4 फोर्स हो गया, है ना? यदि हम पीछे की तरफ ढकते हैं, तो ये 4 फोर्स हो जाएगा, है ना? और वही चीज़ यदि मैं इसको आगे की तरफ ढकता हूँ, देखिए, यदि मैं इसको आगे की तरफ ढकता हूँ, तो सिर्फ यहाँ पे 3 फोर्स है। तो कोशिश करना है कि जहाँ कम फोर्स है उसको ढकें, उसको रहने दें, अपोजिट साइड वाले को ढकें। इज़ इट क्लियर? ये मेरा मानना है। बाकी तो आंसर तो भाई किसी भी मेथड से आ जाएगा, किसी भी मेथड से आंसर आ जाएगा, नो डाउट।
हमने ढक दिया। पहले ये समझ में आया कि ढकने का सिस्टम क्या है? मेरा जो मानना है कि आप उस भाग को खाली करें जहां पे कम फोर्स है। क्या ये क्लियर है? जल्दी से बताएं। अब जरा नाम को मैं डालता हूं। अब आप लोग कोई भी बता सकते हैं क्या इस फोर्स का क्या नाम था भाई? जो इस मेंबर में बीसी मेंबर में फोर्स था, इसका क्या नाम था? एवरीवन प्लीज टेल मी। क्या हमने माना था? इसको हमने F2 माना था, ठीक है? और इस वाले को हमने F3 माना था, है ना? इस वाले को हमने F3 माना था। माना था कि नहीं माना था? बस जो भी आपको डायग्राम अब दिख रहा है, इस डायग्राम को बस आप बना देंगे। दिखा हुआ डायग्राम को सिर्फ बनाना है, सिर्फ दिखा हुआ डायग्राम को। इज इट क्लियर? सिर्फ दिखा हुआ डायग्राम को आपको बनाना है। तो दिखा हुआ डायग्राम को बनाते हैं, चलिए। यहाँ पे 64 न्यूटन था, यहाँ पे F3 था, सॉरी F2 था, और यहाँ पे आपका F1 था। सॉरी उल्टा हमने बोल दिया है। ये F3 था, ये F2 था, और ये 64 न्यूटन, बस और कुछ नहीं था, है ना? दिखा हुआ डायग्राम को हमने बना दिया। चलिए, सारा चीज यहाँ पे ढके हुए सेक्शन से ही खेल है। अब आप एक चीज गौर कीजिए, अब आप सिर्फ ढके हुए सेक्शन और सारा फोर्स अबे लेना है। हमने बोला था मेथड ऑफ सेक्शन हो या मेथड ऑफ जॉइंट हो, सारा फोर्स आपको अबे लेना है। चाहे तो आप 64 किलो न्यूटन को भी चेंज कर सकते हैं, 64 न्यूटन को भी आप अबे कर सकते हैं, ठीक है? आपको सारा फोर्स अबे लेना है, खासकर मेंबर वाला फोर्स तो अबे लेना ही लेना है। इज इट क्लियर? सभी लोग बता दीजिए। मेंबर वाला फोर्स तो अबे लेना ही, आप 64 न्यूटन को भी आप अबे कर सकते हैं। हाँ, लेविस थ्योरम को लगाइए, अबे हो जाएगा, है ना? चलिए, अब इस सेक्शन को आप हटा देंगे, अब इस सेक्शन को आप डिलीट करेंगे। सेक्शन का कहानी खत्म हुआ। सेक्शन का काम सिर्फ ये था कि हम इस डायग्राम को बनाएं। सेक्शन का सिर्फ ये काम था कि आप इस डायग्राम को बनाएं। चलिए, अब मैं इस सेक्शन को हटा रहा हूं। हटा क्या रहा हूं? उतना भी नहीं हटाऊंगा, देखेंगे। उतना भी नहीं हटाऊंगा। देखिए मैं क्या करने जा मैं क्या करने जा रहा हूं उसको फिर से सेक्शन बनाऊंगा। डिजिटल वर्ड का मैं पूरा उपयोग करूंगा। डिजिटल वर्ड का मैं पूरा उपयोग करूंगा और इसको, ये ठीक है। हाँ जी, यही मेरा सेक्शन था, है ना? अब आपको बताइए कि आपको नजर सिर्फ अर्जुन का नजर सिर्फ चिड़िया के आंख पे होना चाहिए। अब ये बताइए कि आपको क्या फाइंड करना है? आपको क्या फाइंड, दुनिया में क्या क्या दिख रहा है आपको कोई मतलब नहीं है कि अर्जुन का नजर सिर्फ अब जो है वो चिड़िया के आंख पे होना चाहिए। तो आपको फाइंड क्या करना है? जब आपने सेक्शन काटा है तो आपको कौन सा वैल्यू को पता करना है? आप सिर्फ ये बताइए, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग बात करते रहिए मेरे साथ बात करते रहिए, मुझे भी मजा आता है। जल्दी से बताइए कि आपको कौन सा वैल्यू को लेना है, क्या निकालना है आपको? सेक्शन F2 एंड F3। बाकी दुनिया में क्या हो रहा है, 36 न्यूटन कहां है, 100 न्यूटन कहां है, आई डोंट नो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहां पर हम लोग किसी एक पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेते हैं। सेक्शन मेथड में हम लोग किसी भी एक पॉइंट के अबाउट क्या लेते हैं? मोमेंट लेते हैं, किसी भी एक पॉइंट के अबाउट, है ना? तो आप जब मोमेंट लेंगे तो आपके लिए पूरा डायग्राम खुल जाएगा। आपके लिए फिर जो है ओरिजिनल जो डायग्राम है यही डायग्राम रहेगा, ठीक है? आपके लिए ओरिजिनल डायग्राम यही रहेगा। आपके लिए अब पूरा डायग्राम खुल गया है, बस नजर आपको इस सेक्शन पे रखना है। नजर आपको जो है इस सेक्शन पे रखना है, लेकिन डायग्राम आपको पूरा खुल गया आपके लिए। अब आप फ्री हैं, जहां पर आप मोमेंट आपको लेना है। चाहे आप ए पे ले सकते हैं, चाहे आप बी पे ले सकते हैं, चाहे आप मोमेंट सी पे ले सकते हैं, लेकिन आपको मोमेंट इस प्रकार से लेना है कि आपको F2 और F3 का वैल्यू निकले, है ना? आपसे F2 और F3 का वैल्यू आपसे निकले। आप एक चीज बताइए, क्या आप बी पे मोमेंट ले सकते हैं क्या? मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए, क्या पॉइंट बी पे आप मोमेंट ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते हैं। पॉइंट बी पे मोमेंट नहीं ले सकते हैं। बस आपको ध्यान देना कि मेरे पास तीन ही फोर्स है, मैं तीन ही फोर्स की बात कर रहा हूं। 64 न्यूटन, F2 और F3, सिर्फ इसी तीन फोर्स की बात कर रहा हूं।
बाकी आपके लिए सिर्फ ऑप्शन खुला है सारा, है ना? फोर्स वही 3 है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं कि सर मोमेंट ले रहे हैं तो बाकी और भी फोर्स का मोमेंट लेना होगा, नहीं। सिर्फ उसी 3 फोर्स को देखना है। हम लोग पॉइंट बी पे मोमेंट नहीं ले सकते हैं। इसीलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि तीनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट बी से पास कर रहा है तो मोमेंट 0 हो जाएगा। तीनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन आप चेक कर लीजिए। आपको मैं लेजर से दिखा देता हूं कि देखिए इसका इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन भी बी से पास कर रहा है, इसका भी लाइन ऑफ एक्शन बी से पास कर रहा है और 64 न्यूटन का भी लाइन ऑफ एक्शन बी से पास कर रहा है तो मोमेंट 0 होगा। अब बताइए ए पे लूं या सी पे लूं? अब बताइए कहीं भी लूं, कहीं भी ले सकता हूं, ए पे लूं या सी पे लूं? यदि आप ए पे लेंगे तो आपको F3 0 हो जाएगा। मानते हैं आप इस बात को? यदि आप ए पे लेंगे तो F3 के कारण मोमेंट 0 होगा और यदि आप सी पे लेंगे तो आपको F2 के कारण आप F2 का वैल्यू 0 होगा। यदि आप ए पे मोमेंट लेते हैं, यदि आप ए पे मोमेंट लेते हैं भाई, ए पे मोमेंट लेते हैं तो F3 0 होगा, F3 का वैल्यू 0 होगा। F3 का जो मोमेंट होगा, मोमेंट की बात कर रहे हैं, मोमेंट वो 0 होगा। और यदि आप सी पे लेते हैं तो आपका F2 के कारण जो मोमेंट होगा वो 0 होगा। मानते हैं इस बात को आप? तो आपको दोनों पॉइंट पे लेना होगा, एक बार ए पे लेना होगा और एक बार सी पे आपको मोमेंट लेना होगा, ठीक है? क्योंकि आप जब ए पे लेंगे तो आपका F3 0 हो जाएगा तो F2 का मान आपको निकल जाएगा और जब आप सी पे लेंगे, ठीक है, तो F2 के कारण मोमेंट 0 हो जाएगा और F3 का मान आपको निकल जाएगा। इज इट क्लियर? आया समझ में? सभी लोग बताएं क्या ये समझ में आया? तो हमको दो जगह मोमेंट को लेना होगा। तो चलिए दो जगह मोमेंट को हम लोग लेते हैं। सबसे पहले सी पे लेते हैं, सबसे पहले सी पे मोमेंट लेते हैं। तो नाउ टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट। तो जब आप सी पे मोमेंट लेंगे तो देखिए तीन फोर्स है, पहला है F2, दूसरा है F3 और तीसरा है 64 न्यूटन, है ना? तो F2 को लिखना जरूरी नहीं है, फिर भी मैं आपको एक बार लिख के दिखा देता हूं। ठीक है, क्या लिखूंगा सर? मैं लिखूंगा F2 गुना 0 क्योंकि उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है नहीं। तो बाकी जब 0 आंसर है तो साइन से कोई लेना देना है नहीं। दूसरा है 64, दूसरा फोर्स है 64। 64 का पॉइंट सी से कितना डिस्टेंस है जी? कोई बता सकते हैं क्या? याद है क्वेश्चन? किसी को क्वेश्चन याद है तो बताइए कि पॉइंट 64 न्यूटन का डिस्टेंस पॉइंट सी से कितना है? एवरीवन प्लीज टेल मी। 64 न्यूटन का डिस्टेंस पॉइंट सी से कितना है? 5 मीटर है। याद है ना, स्टार्टिंग में हमने ये डिस्टेंस 5 मीटर लिया था। तो ये 64 इंटू 5 हो जाएगा। अब साइन की बात करें तो 4 अंगुली फोर्स की दिशा में उजला भाग मोमेंट सेंटर की तरफ तो माइनस में आएगा। ये क्या आएगा आपको? माइनस में आएगा। ठीक है। थर्ड फोर्स है आपका F3, थर्ड फोर्स है आपका F3, तो प्लस में ही आएगा। आप बाकी डिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा, तो हमको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। देखेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करते हैं भाई, याद रखेंगे डिस्टेंस जो भी होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग यहाँ पे कोशिश करते हैं निकालने का। मतलब है कि मुझे ये डिस्टेंस चाहिए हो। मानते हैं आप इस बात को कि सर दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस? मानते हैं क्या सर? आप लोग बताएं क्या आप मानते हैं इस बात को कि दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड वी हैव टू फाइंड दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर फोर्स F3? आप मानते हैं? बाकी फोर्स को तो देखना ही नहीं है, मेथड और सेक्शन का यही फायदा है ना? चलिए तो हम लोग इस डिस्टेंस को निकालते हैं। देखिए कैसे निकलेगा। आप लोग मेरे मेरे साथ चले तो आपको मजा आ जाएगा। देखिएगा ये एंगल 53 था, मानते हैं? ये एंगल 53 है, मानते हैं आप इस बात को? बोले हाँ। ये एंगल 37 है, मानते हैं आप इस बात को? क्यों 37 है? क्योंकि ये 90 डिग्री है ना? ये 90 डिग्री है तो ये एंगल 37 है और क्वेश्चन में देखिए ये एंगल भी 37 ही है। अरे सर ये क्या कर दिया सर आपने? ये एंगल भी 37 है, ये एंगल भी 37 है। क्या मतलब है बेटा कि ये एंगल 90 डिग्री था, हाँ? और ये जो लाइन है एक्चुअली, ये जो लाइन है, ये लाइन परपेंडिकुलर डिस्टेंस का यहीं से आएगा, हाँ? ये एंगल 90 डिग्री था ना? ये एंगल 90 डिग्री है तो ये ऑटोमेटिक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है भाई। आप ये दूरी निकाल लीजिए तो यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा।
यही मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने क्या लिया था? चेक करके बताइए। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने क्या लिया था? हमने वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया था 4 मीटर, है ना? हमने वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 मीटर लिया था। क्या ये समझ में आया आपको? क्या आपको ये समझ में आया? जल्दी से बताइए। तो F3 का पॉइंट C से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 मीटर है। अरे क्योंकि ये 90 डिग्री है भाई, ये पहले से 90 डिग्री था। डायग्राम में हम लोगों ने देखा नहीं, ये पहले से 90 डिग्री था, तो 4 मीटर है। चलिए, इसपे हम लोग F3 इंटू 4 लिखेंगे बराबर 0 हो जाएगा। साइन आपका जो है, डायरेक्शन आपका प्लस में ही आएगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। डायरेक्शन जो है F3 का किसमें आएगा? एक मिनट चेक करने दीजिए। 4 उँगली फोर्स की दिशा में, 4 उँगली फोर्स की दिशा में F3, उजला भाग मोमेंट सेंटर के अंदर की तरफ जा रहा है जी, माइनस आएगा। डायरेक्शन यहाँ पे माइनस आएगा। डायरेक्शन माइनस आ रहा है। 1 सेकंड, डायरेक्शन माइनस क्यों आ रहा है भाई? मैंने कहीं गलत, कुछ गलत आया? 64 वाला सही था क्या डायरेक्शन? 64 वाला भी सही था। ये माइनस क्यों आ रहा है भाई? फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना? चेक कर लेंगे क्या आंसर, पहले आंसर तो निकाल लें। पहले आंसर तो निकालें। ठीक है, माइनस ही आएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है भाई, माइनस ही आएगा। ठीक है। तो इस तरह यहाँ से F3 का वैल्यू आ गया माइनस 64 गुना 5/4, तो हो गया माइनस 80 न्यूटन। F3 का वैल्यू आ गया माइनस 80। आप चेक कीजिए जरा, पुराने वाले मेथड को चेक कीजिए। पुराने वाले मेथड में देखिए, आप F3 जो है, यहाँ भी आप F3 देखिए 80 न्यूटन ही निकाला है ना? माइनस में वो भी निकाला है ना? जल्दी से बोलिए। 79 है, राउंड ऑफ करके हमने किया था। ठीक है, देखिए 80 न्यूटन है ना माइनस में? जल्दी से बताइए। यहाँ भी देखिए F3 जो है वो माइनस 80 न्यूटन ही आया है, सेम आया है। इसीलिए आपको हमने अबे करके बताया था। अबे का सिस्टम यदि है, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है? और एक बात याद रखिएगा कि ये जो लाइन आप जो एरो दिखा रहे हैं भाई, ये जो आप एरो दिखा रहे हैं, ये एरो मेथड ऑफ सेक्शन के नीचे का है ना? सेक्शन के नीचे का है। ठीक है? आपको मेथड ऑफ सेक्शन से आगे नहीं जाना है, सेक्शन पॉइंट से आगे नहीं जाना है ना? क्या ये क्लियर है आपको? जल्दी से बता दीजिए। क्या ये क्लियर है? एवरीवन प्लीज टेल मी, इज इट क्लियर? चलिए, अब हम लोग एक मोमेंट और लेते हैं। नाउ टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए। चलिए, जब हम लोग ए के अबाउट मोमेंट लेंगे, आप लोग समझिए जरा, जब आप लोग ए के अबाउट मोमेंट लेंगे, तो F3 का वैल्यू 0 हो जाएगा। F3 के कारण मोमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। F3 इंटू F3 इंटू 0, इसीलिए तो ए पे लिया था ताकि एक अननोन वैल्यू 0 हो जाए, है ना? अब दूसरा है F1। F1 कहाँ है जी? ये रहा, सॉरी F2, ये है F2। तो F2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होगा, ये डिस्टेंस चाहिए होगा जी। चलिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना होगा इस केस में। इस केस में तो 90 डिग्री नहीं है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना होगा। तो चलिए, पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल ही लेते हैं हम लोग, क्यों ना? क्यों नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग निकाल ही लेते हैं। चलिए, एक बार रफ डायग्राम यहाँ पे बना देते हैं भाई। डिस्टेंस वगैरह क्यों उतना गंदा करना उसको, है ना? चलिए, मैं यहाँ पे डायग्राम को बना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो निकालना ही होगा। मैं यहाँ पे डायग्राम को बना देता हूँ। चलिए, वो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के हिसाब से बनाई ज़्यादा, अब ये ज़्यादा अच्छा दिखे, है ना? ये मेरा 5 मीटर था, ये मेरा 3 मीटर है, ये मेरा 4 मीटर, और इधर की तरफ आपको F2 लग रहा है, तो हमको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होगा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होगा। मानते हैं इस बात को? तो चलिए देखिए कैसे निकलेगा। आप लोग सिर्फ देखिएगा। मेरे लिए तो भाई कंपोनेंट ब्रेक करना बहुत आसान मुझे लगता है। मुझे कंपोनेंट ब्रेक करना बहुत आसान लगता है। देखेंगे, तो जब ये 3 मीटर है, जब ये 3 मीटर है, तो जब 3 मीटर का आप कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, तो ये जो है इतना सा दूरी, 1 सेकंड रुक जाइए, मतलब करने दीजिए। ये कंपोनेंट ब्रेक करने में बहुत मज़ा आता है। कंपोनेंट ब्रेक करना मेरे लिए आसान लगता है मुझे। अब बाकी आप किसी भी मेथड से भाई डिस्टेंस निकालना, एक्चुअली
मेरा लक्ष्य है डिस्टेंस निकालना, है ना? देखेंगे, यदि आप कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, तो ये दूरी 3 cos 53 डिग्री होगा, है ना? और उसके 90 डिग्री वाला मतलब ये दूरी जो है ये जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये 3 sin 50 डिग्री। इज़ इट क्लियर? पहले आप इतना बता दीजिए, क्या ये क्लियर है आपको? जल्दी से, क्या ये आपको क्लियर है? एवरीवन प्लीज टेल मी, क्या ये क्लियर है? मुझे कंपोनेंट ब्रेक करने में मजा आता है ना? चलिए, तो F2 फोर्स यहाँ है जी, ये रहा मेरा F2 फोर्स, याद है ना? F2 फोर्स मेरा यहाँ है, ये मेरा F2 फोर्स है, ये मेरा F2 फोर्स है ना? ये मेरा F2 फोर्स है। तो इस F2 फोर्स का पॉइंट ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? एवरीवन प्लीज टेल मी, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ फोर्स F2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स F2 एंड पॉइंट ए कितना है? सभी लोग बताएं कितना है? F2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? सभी लोग बताएं कितना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? ये है 3 sin 53 डिग्री। इज इट क्लियर? परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने निकाल लिया, है ना? साइन को भी चेक कीजिए, साइन यहाँ पे जो मोमेंट का साइन है वो प्लस में आएगा, 4 उंगली फोर्स की दिशा में, 4 उंगली फोर्स की दिशा में, उजला भाग मोमेंट सेंटर की तरफ, मुट्ठी भर अंगूठा बाहर खुल रहा है, तो बाहर खुल रहा है तो प्लस में आएगा, है ना? अब एक चीज देखेंगे, 64 न्यूटन भी आपका यहीं पे कहीं था, है ना? 64 न्यूटन भी आपका यहीं पे कहीं था, इसके कारण भी मोमेंट आएगा। तो देखिएगा 64 गुना, तो इस 64 का इस ए से दूरी कितना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, मतलब आपको ये दूरी बताना है, ये दूरी कितना है? जल्दी से बताइए, ये दूरी कितना है? 64 न्यूटन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताइए कितना है? ये सब देखिए, अब मेरा ये सब बताने के लिए नहीं है, ये सीधा अब ये सर आपको सर इतना नहीं बताएंगे, क्योंकि ये सारा चीज जो है अब ये मैथमेटिक्स का चीज है ना? ये मेरे बताने लायक नहीं है। ये 3 cos 53 डिग्री है। साइन बताइए, साइन प्लस में होगा कि माइनस में होगा? एवरीवन प्लीज टेल मी, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स, प्लस और माइनस? प्लीज टेल मी, मोमेंट प्लस में लें या माइनस में लें? इस बार ये माइनस में हो, बिल्कुल सही है जी, क्योंकि आप मैकेनिकल से नहीं हैं, फिर भी आपका आंसर सही आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो 3 cos 53 डिग्री बटे 3 sin, इस तरह आ रहा है आपको, कॉट आ जाएगा ना, कॉट 53 हो जाएगा। चलिए आप लोग सॉल्व कर लेते हैं फिर भी। तो 64 गुना cos 53 डिवाइडेड बाय sin 53, ये आ रहा है 48 प्लस में, F2 का मान 48 प्लस में आ रहा है। और याद कीजिए, आप चेक कर सकते हैं, यहाँ भी F2 जो है आपको 48 ही आया था। आ गया जी, यहाँ चेक कीजिए, देखिए यहाँ F2 48 आया है, जल्दी से बताएं, कोई प्लस में आया है? क्लियर है? क्या आपको मेथड ऑफ सेक्शन क्लियर है? एक बार बता दीजिए, क्या आपको मेथड ऑफ सेक्शन क्लियर है? तो मेथड ऑफ सेक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि सेक्शन काट देते हैं, बाकी को सारा फोर्स भूल जाते हैं सेक्शन के, आप एक ही सेक्शन की तरफ क्या करते हैं, आप काम करते हैं। सर डाउट, हाँ दीप्ति बोलिए, डाउट क्या है? हाँ दीप्ति बोलिए, क्या डाउट है भाई? प्लीज टेल मी, क्या डाउट है आपको? आप सेक्शन काट देते हैं, सेक्शन के बाद सिर्फ सेक्शन के नीचे का फोर्स को देखते हैं। फोर्स मेरे पास 3 ही है, बाकी जब आप मोमेंट लेते हैं तो फिर पूरा डायग्राम खुल जाता है आपके लिए। F2 इंटू जीरो कैसे होगा? किस केस में दीप्ति? आप मोमेंट अबाउट पॉइंट सी की बात कर रहे हैं ना? मोमेंट अबाउट पॉइंट सी की बात कर रहे हैं शायद दीप्ति आप? हाँ या ना बोले एक बार? F2 जो है, F2 इंटू जीरो जो है, वो पॉइंट सी में ही होगा। जल्दी से बता दें, दीप्ति आप पॉइंट सी की बात कर रहे हैं ना? चलिए मैं आपको बता देता हूँ दीप्ति, आपको बता देता हूँ, एक्चुअली ये
आपने क्लास शायद मिस किया है या रिवीजन नहीं किया दीप्ति, इसीलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है? ध्यान देंगे। एक्चुअली होता क्या है, ध्यान देंगे कि यदि कोई फ़ोर्स है, दिस इज़ अ फ़ोर्स और ये मेरा मोमेंट सेंटर है O और ये मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है D और यहाँ पे फ़ोर्स लग रहा है F। तो जो मोमेंट होता है, वो होता है F इंटू D। साइन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, साइन या तो प्लस में होगा या माइनस में, ठीक है? यदि इस फ़ोर्स को मैं यहाँ कम करता जाऊँ, तो D का वैल्यू कम होगा। रुकिए, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। यदि मैं इस फ़ोर्स के वैल्यू को कम कर दूँ D के वैल्यू को कम करूँ, तो मोमेंट कम होगा। अब फ़ोर्स को और कम करूँगा, फ़ोर्स को और कम करूँगा डी को और कम करूँगा तो मोमेंट और कम होगा। यदि मेरा फ़ोर्स मोमेंट सेंटर से होकर गुज़र जाए, है ना? यदि मेरा फ़ोर्स मोमेंट सेंटर से होकर गुज़र जाए तो मोमेंट मेरा 0 हो जाए, है ना? क्योंकि मेरा डिस्टेंस है ही नहीं, जब डिस्टेंस है ही नहीं तो मोमेंट मेरा क्या होगा? 0 होगा, ठीक है? तो वही वहाँ पे हमने किया था दीप्ति कि इस डायरेक्शन में आपको क्या हो रहा है ना, इस डायरेक्शन में आपको F2 लग रहा था। इज़ इट? इस डायरेक्शन में आपको F2 लग रहा था अब और C पॉइंट यही था जहाँ पे आपको मोमेंट निकालना था। इसका मतलब है कि ये F2 फोर्स C से होकर पास कर रहा है ना, तो इसका जो मोमेंट है वो मेरा 0 होगा। तो हमने वही चीज़ लिखा था वहाँ पर कि मोमेंट अबाउट पॉइंट C इज़ F2 इंटू 0 क्योंकि ये जो 0 है ये 0 डिस्टेंस बता रहा है। क्लियर है दीप्ति? मैं बता दें, क्या ये क्लियर है? मेथड ऑफ सेक्शन क्लियर है सभी को? मेथड ऑफ सेक्शन क्लियर है? C इज़ द सी इज द मोमेंट सेंटर किसी भी पॉइंट ये कोई भी जनरल पॉइंट है ये सी। चलिए एक सवाल का जवाब देंगे रश्मि, रश्मि पिंकी आप लोग एक सवाल का जवाब देंगे कि जो हमने जब मैं ससुराल गया था तो सासू ने पूछा कि दामाद जी आप चाय लेंगे या कॉफी, तो मैंने क्या जवाब दिया था उनको, जल्दी से बताइए। जब मैं ससुराल गया था तो सासू माँ ने पूछा मुझसे दामाद जी आप चाय लेंगे या कॉफी, तो मैंने उसको क्या जवाब दिया था? प्लीज टेल मी, क्या जवाब दिया था पिंकी, रश्मि, सत्यजीत, याद है मेरे? मेरे कहानी को आप लोग सुनते रहें। क्या जवाब दिया था मैंने? दोनों, है ना? क्या दिया था? दोनों। भाई पहले चाय ले आओ फिर बाद में कॉफ़ी भी पिएँगे, दोनों पिएँगे, है ना? क्यों? कप एक ही है क्या? कप एक ही है क्या? दोनों ले आओ, दोनों पिएँगे। खीर खाएँगे या सेवई? दोनों खाएँगे भाई, खीर भी खाएँगे, सेवई भी खाएँगे, है ना? तो क्वेश्चन को बनाते समय आपको स्पष्ट रूप से सुनिए, सुनिए आप पिंटू, आप सुनिए। क्वेश्चन को बनाते समय स्पष्ट रूप से बोलता है कि मेथड ऑफ सेक्शन से बनाएँ और मेथड ऑफ जॉइंट से बनाएँ, है ना? जब ये हम लोग कॉलेज वगैरह में पढ़ते हैं, कॉलेज वगैरह में जब पढ़ते हैं, तो वहाँ पे यह बोला जाता है कि आप मेथड ऑफ सेक्शन से क्वेश्चन को बनाएँ या फिर मेथड ऑफ जॉइंट से बनाएँ। दोनों नहीं बोलता है। लेकिन जब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, यहाँ पे हमको क्या मेरा मेथड को देखने आ रहा है क्या किस मेथड से आप बना रहे हैं? मेथड ऑफ जॉइंट से बना रहे हैं कि मेथड ऑफ सेक्शन से बना रहे हैं? नहीं है ना? तो हम लोग मिक्स उपयोग करेंगे। जहाँ पे ज़रूरत होगा एक ही क्वेश्चन में हम लोग मेथड ऑफ जॉइंट भी लगाएँगे और एक ही क्वेश्चन में मेथड ऑफ सेक्शन। इज़ इट क्लियर? स्वादानुसार नमक का हम लोग उपयोग करेंगे। क्लियर है आपको मेरी बात? तो हम लोग जब कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग स्वादानुसार नमक लेंगे। एक ही क्वेश्चन में हम लोग मोमेंट ऑफ कहते हैं मेथड ऑफ जॉइंट भी लगाएँगे और आपको क्या लगाएँगे, ज़रूरत पड़ा तो सेक्शन मेथड भी। क्लियर है? तो चलिए क्वेश्चन को शुरू किया जाए अब। आपका यहाँ पे ट्रस्ट खत्म हो गया, ट्रस्ट कंप्लीटेड हो गया। हम लोग अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन को कुछ क्वेश्चंस हमने किया भी था पहले, है ना? कुछ क्वेश्चंस हमने पहले किया भी था। चलिए उसी के आगे हम लोग क्वेश्चन कुछ क्वेश्चंस हमने पहले किया भी था। तो हम मुझे याद है कि हमने कहाँ तक किया था कि यहाँ से हमको क्वेश्चन करना। चलिए इस क्वेश्चन को लगाइए और बताइए क्या आंसर होगा। इस क्वेश्चन को लगाइए और थोड़ा-सा पहले आपको क्या कहते हैं, थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस लाते हैं कि सर एग्ज़ाम में किस-किस तरह का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है? कुछ कॉन्फिडेंस वगैरह आपके लिए हम जनरेट कर देते हैं। एक बार पहले इस क्वेश्चन के आंसर को आप लगाएँ, ठीक है? याद है ना? यदि आपका डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर था
तो n इज इक्वल टू 2j माइनस 3 होता था, जहां पे 3 को हमने r से रिप्लेस किया था, तो n प्लस r इज इक्वल टू 2j होता है और डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर और डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। लेकिन यहां पर n के बदले m दिया हुआ है, r के बदले तो r ही है ना, और j के बदले n है। बताइए क्या आंसर होगा? सी आंसर होगा। बहुत अच्छा पिंकी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, शाबाश, बहुत अच्छा है सत्यजीत, साहिल, बिल्कुल सही है ना? नोटेशन अलग है, मीनिंग वही है। चलिए, हिमाचल का भी सही आया है ना? मजा आया? चलिए जी। रिडंडेंट जो है, ये आपका एक इम्परफेक्ट ट्रस होता है ना? रिडंडेंट जो है एक इम्परफेक्ट ट्रस के अंदर आता है, बाकी स्टेबल होता है। इम्परफेक्ट तो है लेकिन ये स्टेबल होता है, याद रखेंगे, स्टेबल होता है ना? परफेक्ट तो है लेकिन स्टेबल होता है। और रिडंडेंट जो होता है, हम रिडंडेंट की बात कर रहे हैं ना? और रिडंडेंट जो होता है आपको कॉस्ट को वो इंक्रीज कर देता है, कॉस्ट को वो आपको इंक्रीज। कैंटिलीवर, ये इस क्वेश्चन को लगाइए जरा, इस क्वेश्चन को आप लोग लगाएं। पता नहीं हमने नहीं पढ़ाया है, व्हाट इज कैंटिलीवर ट्रस, हमने नहीं पढ़ाया, फिर भी आप, हम चाहते हैं कि आप इस क्वेश्चन को लगाएं प्लीज। हम नहीं, हमने कैंटिलीवर ट्रस आपको नहीं बताया है ना? एक्चुअली ये सारा चीज सिविल में आ जाता है, फिर भी आप इस क्वेश्चन को लगाएं। मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को लगाएं। अच्छा, n इज इक्वल टू 2j माइनस r में r क्या होता है जी? नंबर ऑफ रिएक्शंस। क्या होते हैं? नंबर ऑफ रिएक्शंस। और कैंटिलीवर, कैंटिलीवर बीम से आप इसको जोड़ के देखिए। कैंटिलीवर बीम में नंबर ऑफ रिएक्शंस 3 होते हैं। कैंटिलीवर बीम में नंबर ऑफ रिएक्शंस 3 होते हैं। इसका मतलब कैंटिलीवर ट्रस में भी नंबर ऑफ रिएक्शन 3 होगा, है ना? इसका मतलब है कि यदि इफ n इज इक्वल टू 2j माइनस 3 होगा, नंबर ऑफ रिएक्शन 3 होगा, और यदि यहाँ 3 आ रहा है, कैंटिलीवर में ये 3 आएगा, है ना? और यदि ये 3 आता है, इसका मतलब है कि ये मेरा क्या होता है? एक परफेक्ट होता है ना? इसका मतलब है कि कैंटिलीवर में 3 आता है, तो 3 आता है तो परफेक्ट होता है, और परफेक्ट होता है तो उसमें इक्वल टू का साइन लगता है, तो यह सी आंसर होगा। बिल्कुल सही आप लोगों ने लगाया है, बिल्कुल सही लगाया है। ठीक है। हाँ, हाँ, आर इज एक्सटर्नल रिएक्शन, तो रिएक्शन जो है कैंटिलीवर में 3 होता है ना? और n बराबर यदि 2j माइनस 3 है, यदि इफ n इज इक्वल टू 2j माइनस 3, तो ये मेरा परफेक्ट स्ट्रक्चर होता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यदि ये 3 है, 3 सिर्फ कैंटिलीवर में ही 3 होता है ना? और भी जगह होता है लेकिन कैंटिलीवर में भी 3 होता है। यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। बस आपको इस तरह से सोचना था। कोई ज़रूरी नहीं है कि कैंटिलीवर ट्रस के आप डेफिनेशन को पढ़ें, वहाँ भी यही होता है कि कैंटिलीवर ट्रस ऐसा ट्रस होता है जहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्शंस 3 होते हैं। बस आप उसको जोड़ के चलें, ठीक है? कोई लेना-देना नहीं था उससे। चलिए, आपको कुछ आपके कॉन्फिडेंस के लिए, आपके लिए क्वेश्चन को हम लाए हुए हैं। ये सब तो आप देख लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन जो है, ये सब आसान क्वेश्चन है कि किसी भी ट्रस में सिर्फ एक्सियल फोर्स ही होता है जी, है ना? किसी भी ट्रस में एक्सियल फोर्स ही होता है। ये लो, ये सब सारा क्वेश्चन आज शाम को करेंगे। ये सारा क्वेश्चन हम लोग शाम को करेंगे। आप ये आपके कॉन्फिडेंस के लिए हम कुछ क्वेश्चन को खोजते हैं, ठीक है? ये सारा क्वेश्चन हम लोग शाम को करेंगे। हाँ, ये रहा क्वेश्चन। बहुत अच्छा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये ट्रस्ट का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है, देखो क्वेश्चन को मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन को क्या पढ़ना, ठीक है? ओवरऑल बात मैं करता हूँ, ठीक है? क्वेश्चन को आप पढ़ें, ये आपके लिए है। सीडी में, इस सीडी में, एक सेकंड मोटा हो गया। इस सीडी में आपको फोर्स बताना है। इस सीडी में आपको फोर्स बताना है। इस मेंबर में आपको फोर्स बताना है। सीडी में आपको फोर्स देखेंगे। ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ना? आपको इस मेंबर में फोर्स बताना है, क्या सीडी में फोर्स। अच्छा, क्या आपको ए बी डी सी दिख रहा है क्या? क्या आपको ए बी डी सी दिख रहा है क्या? ध्यान देंगे। ए बी डी सी दिख रहा है क्या? ए बी डी सी कुछ इस प्रकार से है, ध्यान दीजिएगा। ए
बी, ए, बी, सी। क्या ऐसा ही है क्या? ए बी सी डी दिख रहा है क्या आपको? मेंबर ए बी सी डी दिख रहा है ना? ये ऐसा ही है ना? डायग्राम को देखिए जरा, ऐसा ही है। आप लोग बता सकते हैं कि सीबी मेंबर में कितना फोर्स होगा? प्लीज टेल मी। क्या कोई भी बता सकते हैं क्या सीबी मेंबर में कितना फोर्स होगा? आप ये नहीं बोलेंगे सर आपने बताया नहीं है, मैंने बताया हुआ है। आप बताइए कि सीबी मेंबर में फोर्स कितना होगा? एवरीवन प्लीज टेल मी व्हाट इज द फोर्स इज इन मेंबर सीबी? पिंकी, क्या हो गया? शांत हो गए भाई? नहीं बताया क्या हमने? रश्मि बताएं, साहिल बताएं। अरे अंशुमन, आप आंसर क्यों बता रहे हैं? मैंने जो पूछा अंशुमन, मुझे सिर्फ ये बताइए कि व्हाट इज द फोर्स इन मेंबर बीसी? कितना होगा? अच्छा, आप हो सकता है कि आप बीसी में भी फोर्स बता रहे हो। चलिए, भूल गए आप लोग। बादाम खाइए, बादाम खाइए साहिल, बादाम खाइए भाई। साहिल, बादाम खाइए। भूल गए, कोई बात नहीं है। इसको याद कीजिए तो, इसको याद कीजिए तो। सर आपने तो बताया था कुछ ऐसा है। सर, सभी लोग इसको याद कीजिए जरा रश्मि। ये कुछ तो ऐसा था डायग्राम, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये डायग्राम तो कुछ तो याद आ रहा होगा आपको इस डायग्राम से। एक बार बताइए जरा, इस डायग्राम से कुछ तो याद आ रहा होगा सर। सर, आपने बताया था सर कि यदि दो फोर्स कोलिनियर है तो तीसरा फोर्स किसी भी एंगल पे हो वो जीरो होगा सर। हमने बताया था ना सर? बताएं आप लोग, ऐसे कैसे काम चलेगा? क्या हमने बताया था ना ऐसा? क्या हमने बताया था कि दो फोर्स कोलिनियर हो तो तीसरा फोर्स जीरो होगा? अब बताइए कि बीसी में क्या फोर्स होगा भाई? एवरीवन प्लीज टेल मी, बीसी में क्या फोर्स होगा? अब बताएं बीसी में क्या फोर्स होगा? जीरो होगा, बिल्कुल सही है। बीसी में जीरो होगा। बीसी में जब जीरो होगा तो भाई ये नालायक है, ये किसी काम का नहीं है। आप बेवजह का इसको आप लगा के रखे हैं ना, बीसी नालायक है। अच्छा, क्या आपको ए सी, ए सी, ई और डी दिख रहा है क्या? देखिए मैं एक बार डायग्राम बनाना चाहूंगा। ये ए है, ये सी है, ये ई है, और इधर की तरफ आपको डी था, और इधर की तरफ आपको बी है ना? ये आपको बी है और ये आपको डी है। ये किसी काम का नहीं है, जब फोर्स नहीं लग रहा है तो ये किसी काम का नहीं है ना? अब बताइए सीडी में कितना फोर्स लगेगा जी? एवरीवन प्लीज टेल मी, जब मेरा बीसी किसी काम का नहीं है, अब बताइए सीडी में कितना फोर्स लगेगा? एवरीवन प्लीज टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीडी? जीरो होगा, बिल्कुल सही है। आप जीतते हैं 2 करोड़ रुपए। चलिए जी, जीरो आंसर है। समझ में आया? एक बार बोले, क्या ये समझ में आया आपको? एक बार बता दें मुझे, क्या ये समझ में आया? देखते हैं इसी तरह का कोई और क्वेश्चन मिल जाए तो। सर लिटिल कंफ्यूजन प्लीज। हाँ बोलिए अंशुमन, क्या कंफ्यूजन है भाई? अंशुमन सीडी बोलिए ना, क्या कंफ्यूजन है? अंशुमन, हाँ बोलिए, क्या श्योर नहीं है बताइए। आप क्या चाहते हैं कि मैं इस पे मेथड ऑफ जॉइंट लगाऊं, मेथड ऑफ सेक्शन लगाऊं? मुझे तो ये सिर्फ ये पता है कि यदि कोलिनियर फोर्स होगा तो कोलिनियर फोर्स है तो तीसरा फोर्स जो है वो हमेशा जीरो होगा। तो कोलिनियर फोर्स है, कोई मतलब नहीं है कि वो किस मैग्नीट्यूड का है, नहीं है, तीसरा फोर्स जो ही होगा। अच्छा अच्छा, आप बता रहे थे, अच्छा आप अपना मन की बात बता रहे। चलिए ये तो बढ़िया क्वेश्चन है। ये आसान बढ़िया क्वेश्चन है, अभी अभी नहीं बनेगा। देखते हैं और इस तरह क्वेश्चन को खोजते हैं। एक सेकेंड रुक। क्वेश्चन को खोज रहे हैं हम, उसी तरह के क्वेश्चन को मिल जाए तो और आसान अच्छी बात है। चलिए इस क्वेश्चन को लगाइए।
इस क्वेश्चन को लगाइए। यहां पे सिर्फ यह पूछ रहा है कि मेंबर ए बी और मेंबर ए सी में किस प्रकार के नेचर का फोर्स होगा। बस सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। लगाइए इस क्वेश्चन को। देखिए लंबा चौड़ा क्वेश्चन बोला है, इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है। बस यहाँ पे सिर्फ यह पूछ रहा है ना, मुझे सिर्फ यह पूछ रहा है कि ए बी और ए सी, ए बी ये रहा, ये ए बी है और ये ए सी है, इस दोनों में किस प्रकार के नेचर का फोर्स होगा। तो आपको पता है कि सिंपल स्ट्रक्चर में जो रिएक्शन के बीच का फोर्स होता है वो टेंसाइल होता है, बाकी दोनों कंप्रेस। ये नंबर यहाँ पर है ना। देखिए क्वेश्चन आसान है, समझ में आया। कोई जरूरी नहीं था है ना फोर्स वगैरह निकालना। और देखते हैं भाई, इस क्वेश्चन को लगाइए, इस क्वेश्चन को लगाइए। विच मेथड इज नॉट, कर देते हैं सत्यजीत, कर देते हैं। विच मेथड इज नॉट देयर टू एनालाइज द ट्रेसेस। भाई आप लोग सब कुछ भूल जाते हैं। अंशुमन, हमने आज क्लास को शुरू करते से बोला कि देर आर थ्री मेथड, ग्राफिकल, ज्वाइंट और सेक्शन। लेकिन हम लोग ग्राफिकल मेथड का उपयोग करते नहीं हैं, ग्राफिकल मेथड का उपयोग करते नहीं हैं। लेकिन लेकिन हम लोग, एक सेकेंड फोन आ गया है, क्लास में है, आई एम इन क्लास। तो आप लोग क्वेश्चन को पढ़ते नहीं हैं। हमने बताया था कि ग्राफिकल मेथड, ज्वाइंट और मेथड ऑफ सेक्शन, तीन तरह का मेथड होता है जिसका उपयोग करते हैं। या बी आंसर सही है। ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन हम लोग बनाते नहीं है, लेकिन मेथड है, ये अवेलेबल है। यहाँ पे बी आंसर। और देख लेते हैं क्वेश्चन। अब ये सब आसान क्वेश्चन है, आप लगाते रहेंगे। क्वेश्चन को लगाइए, इस क्वेश्चन को लगाइए। ट्रस में इक्विलिब्रियम का क्या कंडीशन होगा। ट्रस के लिए बात कर रहे हैं, ट्रस में इक्विलिब्रियम का क्या कंडीशन होगा, जल्दी से बताइए। ट्रस में इक्विलिब्रियम का क्या कंडीशन होगा। अरे क्वेश्चन नंबर के साथ मैसेज करें भाई, मुझे पता नहीं चल पाता कि ही होगा, क्योंकि ट्रस में मोमेंट होता ही नहीं है। मोमेंट जब होता ही नहीं है, इक्विलिब्रियम मोमेंट से मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सारा बैलेंस स्ट्रक्चर होता है ना। अब आप बोलेंगे सर आपने मोमेंट तो निकाला था। अरे भाई फोर्स को फाइंड करते समय मोमेंट निकाला था, लेकिन ट्रस में, ओवरऑल ट्रस में मोमेंट नहीं होता है ना। जब मोमेंट होता ही नहीं है तो मोमेंट की हम लोग बात ही क्यों करने जाएंगे, है ना। मोमेंट होता ही नहीं है तो मोमेंट की हम लोग बात ही नहीं करेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको लगाइए, इस क्वेश्चन को लगाइए, बताइए क्या आंसर होगा। डी क्यों नहीं, अच्छा डी क्यों नहीं, डी क्यों नहीं। बेटा डी में मोमेंट है, डी में मोमेंट है, यहाँ देखेंगे। रश्मि डी में मोमेंट है भाई, डी में मोमेंट है। मोमेंट वाला आंसर तो ऐसे भी नहीं होगा, है? चलिए इस क्वेश्चन को लगाइए, इस क्वेश्चन को लगाएं, बताइए क्या आंसर आ रहा है। जीरो लिखा है ना। हाँ तो इस, अरे भाई ये इक्विलिब्रियम का इक्वेशन है, ये देखिए ये इक्विलिब्रियम का इक्वेशन है ना। हम लोग इक्विलिब्रियम का इक्वेशन यहाँ पे ये मोमेंट वाला नहीं लगाएंगे। याद कीजिए कि इक्विलिब्रियम का इक्वेशन जो है तीन है, वो जरूरी नहीं कि आप तीनों लगा दें, है ना। जरूरी नहीं कि आप तीनों लगा दें, आप अपने हिसाब से काम करेंगे। तो मोमेंट हम क्यों लगाने जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि हर एक जगह से मोमेंट जो है वो बराबर हो जाएगा। हर एक जगह से जब मोमेंट आपका बराबर हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने बताया था स्टार्टिंग में, आज शुरू क्लास को जब हमने शुरू किया था, तो यह बोला था कि जब किसी रॉड पर दो फोर्स लगता है अपोजिट डायरेक्शन में, तो आप कहीं भी मोमेंट निकालें तो उसका आंसर जीरो होगा। ट्रस में हर एक मेंबर में दो दो फोर्स लगता है, ठीक है, तो आप कहीं भी मोमेंट निकालेंगे तो वो जीरो ही होगा, नहीं होगा भाई। ये आंसर नहीं होगा रश्मि, वो आंसर सही है। वो मोमेंट की हम लोग कॉन्सेप्ट की बात ही नहीं करेंगे, ट्रस में मोमेंट के कॉन्सेप्ट की बात नहीं करेंगे। सही है, तो लगाइए।
ट्रस में मोमेंट के कॉन्सेप्ट की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ मोमेंट का कोई खेल नहीं है, क्योंकि हर एक मेंबर में 2 अपोजिट फोर्स होगा, है ना? हर एक मेंबर में 2 अपोजिट फोर्स होगा। अब आप कहीं भी आप मोमेंट निकाल लें, वो आपको 0 होगा, ठीक है? चलिए ध्यान देंगे, सबसे पहला चीज़, जो ट्रस होता है, ओनली एक्सियल फोर्स लगता है, ये स्टेटमेंट सही है। ये स्टेटमेंट सही है, असर्शन जो है आपका वो सही है। और ट्रस जो है, उसको वेल्डिंग जॉइंट से बनाते हैं, ये बिल्कुल गलत है जी, है ना? नट बोल्ट का उपयोग करते हैं, ऐसे हमने बताया था कि वेल्डिंग का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वेल्डिंग सही नहीं होता है। वेल्डिंग का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें स्ट्रेस कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है। स्ट्रेस कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, तो वेल्डिंग का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ए सही है, आर गलत है, सी इज़ द राइट आंसर। सी इज़ द राइट आंसर, ओके? असर्शन इज़ ट्रू अनलेस नट। हाँ जी, चलिए ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आप ये सब शाम को करेंगे क्वेश्चन, ए बी ए सी, इसको भी शाम को करेंगे, सारा क्वेश्चन शाम को करेंगे। तो लगाइए ज़रा, इस क्वेश्चन को लगाइए। द पॉसिबल लोडिंग इन वेरियस मेंबर ऑफ फ्रेम स्ट्रक्चर, जो आपका फ्रेम स्ट्रक्चर है, उसमें किस प्रकार का लोडिंग संभव है? बकलिंग, कंप्रेशन और टेंशन, शियर और टेंशन और बेंडिंग, क्या होगा? जल्दी से लगाएंगे। क्वेश्चन के आंसर को लगाएं। हाँ जी, इसमें सिर्फ और सिर्फ टेंशन या कंप्रेशन होता है, जिसको हम लोग एक्सियल लोड कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? एक्सियल लोड कहते हैं। सिर्फ यही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, इस क्वेश्चन को लगाइए, 245 को लगाइए। इस क्वेश्चन को आप लगाएं और बताइए कि क्या आंसर होगा। जब हम लोग ट्रस्ट को एनालाइज करते हैं, तो कुछ एजम्पशंस हमने माना था। उस एजम्पशंस पे क्वेश्चन है, हमने आपको बताया था। एजम्पशंस पे क्वेश्चन होता है, हम लोग वेट को नेग्लेक्ट करके चलते हैं। वेट को नेग्लेक्ट करके चलते हैं। क्लियर है? चलिए, तो बताइए, ये ओपीसी में आया हुआ है। आप इस क्वेश्चन को देखिए जरा, आपके ओडिशा पब्लिक कमीशन में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप ये चीज चेक कीजिए कि ओडिशा पब्लिक कमीशन में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप इस क्वेश्चन के आंसर को लगाएं कि बीडी में कौन सा फोर्स होगा और कितना होगा। कौन सा तो क्या होगा, छोड़िए, कितना होगा। मेंबर बीडी में क्या होगा? अरे वाह, वाह, सभी लोग सही हैं, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है भाई, डी होगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि यह दोनों कोलिनियर फोर्स है, और उसके परपेंडिकुलर, या परपेंडिकुलर छोड़िए, जब दो फोर्स कोलिनियर होता है, तो तीसरा फोर्स जो है वो आपका क्या होता है? वो जीरो ही होता है ना? तीसरा फोर्स आपको क्या होता है? जीरो होता है। क्लियर है? अच्छा, कॉन्फिडेंस आ रहा है भाई, कॉन्फिडेंस आ रहा है, बता दें। कॉन्फिडेंस आ रहा है क्वेश्चन लगा के? कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या क्वेश्चन लगा के? चलिए, इस क्वेश्चन को लगाइए, इस क्वेश्चन को लगाइए। थोड़ा थोड़ा अंशुमन, ऐसा मत करो भाई। क्या कर रहे हो अंशुमन आप? इतना मेहनत आपके पीछे हम कर रहे हैं, है ना? ऐसा मत करो। चलिए, इसका भी जीरो आंसर होगा, इसका भी आंसर जीरो ही होगा, क्योंकि ये दोनों 180 डिग्री का कोण बना रहा है। जब 180 डिग्री का कोण बना रहा है, तो तीसरा जो फोर्स है वो जीरो होगा। ये सब शाम को करेंगे, तो क्वेश्चन को आप लगा के रखेंगे, ठीक है? चलिए, अब हो गया इतना ही। बाकी आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहें। बाकी जितना क्वेश्चन हमने छोड़ा है वो भी आसान है। कुछ क्वेश्चन सिर्फ डायग्राम वाला, उसमें समय लगेगा। बाकी आप सारा क्वेश्चन आप इसका अटेम्प्ट कर सकते हैं। डायग्राम वाला क्वेश्चन को छोड़कर आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट आप कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, किन्हीं ने पूछा था कि सर एक बार 180 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट को बता दीजिए। चलिए, मैं आपको 180 डिग्री वाले कॉन्सेप्ट को फिर से रिवीजन करा देता हूँ, ठीक है? 180 डिग्री वाले
क्वेश्चन को एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ, कॉन्सेप्ट को ध्यान देंगे। सपोज देयर इज अ थ्री फोर्सेस which are collinear, which are coplanar, concurrent, which are coplanar, concurrent and is in equilibrium। तीन फोर्स है जो कि कोप्लेनर है, कॉन्करेंट है और इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तीन फोर्स है हमारे पास। दिस इज अ फोर्स P1, दिस इज फोर्स P2, दिस इज फोर्स P3। यहाँ पे यह बोल रहा है एक स्पेशल केस है कि जो कि ये है 180 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री। बाकी एंगल ये कुछ भी हो, अल्फा हो या बीटा हो, कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, दो फोर्स के बीच का एंगल 180 डिग्री है। अब हम लोग लेमिथ थ्योरम लगाएंगे। सबसे पहले यदि मैं P3 की बात करूं, तो यदि P3 की बात करूं लेमिथ थ्योरम लगाते समय, तो हम लोग रिमेनिंग टू फोर्स के बीच के एंगल को लेते हैं, तो साइन 180 डिग्री हो जाए, है ना, इज इक्वल टू, यदि मैं P1 की बात करूं, तो P1 की बात करूंगा तो साइन बीटा हो जाएगा, और यदि P2 की बात करूं, P2 की यदि बात करूंगा तो ये साइन गामा हो जाएगा। मुझे सिर्फ P3 को ध्यान देना है, तो P3 को यदि मैं चेक करूं, ये हो जाएगा P1 बाय साइन बीटा, यदि मैं इस दोनों को सॉल्व कर रहा हूं, इंटू साइन 180 डिग्री। और साइन 180 डिग्री का मान 0 होता है, और 0 गुना समथिंग 0 होता है ना, 0 गुना समथिंग 0 होता है। इसका मतलब है कि P3 का वैल्यू 0 होगा। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी फोर्स के बीच का यदि एंगल 180 डिग्री है, तो तीसरा फोर्स जो है वो 0 होगा। बाकी P1 P2 क्या होगा मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन P3 कंफर्म 0 होगा। इज इट क्लियर? एवरीवन प्लीज टेल मी, क्या ये क्लियर है? बता दें, किन्हीं का डाउट था ये, तो क्या उनका डाउट क्लियर हो चुका है? और बता दें। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, है ना? आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। कोई आप लोगों को प्रॉब्लम है, कुछ है, शिकायत है, गिला है, शिकवा है, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। नहीं तो हम लोग क्लास को यहीं पे आज तो खत्म करेंगे। तो जल्दी से बताइए, 2 मिनट में आपको समय दे देता हूँ। तो यदि कोई प्रॉब्लम है, कोई गिला है, शिकवा है तो बताइए जल्दी से। कुछ प्रॉब्लम है क्या? कोई डाउट है? क्वेश्चन को लगाते रहें, क्वेश्चन को लगाते रहें। नेक्स्ट हम लोग नया टॉपिक फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे सैटरडे के शाम को। सैटरडे के शाम को मोमेंट के डायरेक्शन का साइन क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम में है, कैसे कंसीडर करेंगे? भाई ट्रस्ट हमेशा इक्विलिब्रियम में ही होता है। ट्रस्ट इज ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम। ओवरऑल ट्रस्ट इज ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम, है ना? आपको ट्रस्ट को देखना है ना? ट्रस्ट हमेशा इक्विलिब्रियम में होगा, या क्वेश्चन में बोलेगा, है ना? यदि ट्रस्ट की बात करें तो ट्रस्ट के केस में तो इक्विलिब्रियम में होगा। बाकी अन्य कहीं और जगह कहीं आ रहा है, तो वहां पे बोल देगा कि वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, वो बोल देगा कि वो इक्विलिब्रियम में है। और ऐसे भी नहीं भी है तो हम लोग सॉल्व करते समय इक्विलिब्रियम में लेके चलेंगे। ओवरऑल करेंगे मतलब है कि आप उसको इक्विलिब्रियम में लेके चलना है ना? ओवरऑल आपको ये मान के चलना है कि वो इक्विलिब्रियम में है। तो हम लोग सैटरडे के शाम को फ्रिक्शन करेंगे। तो आज गुरुवार है, कल शुक्रवार है, कल तक तो क्वेश्चन ही चलेगा। कल तक हम लोग फोर्थ सिस्टम और प्रोसेस के क्वेश्चंस को करेंगे, है ना? सैटरडे को हम लोग फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे। सिंगल लेक्चर में फ्रिक्शन टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर फ्रिक्शन के क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। उसके बाद हम लोग मोमेंट क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड को शुरू करेंगे। मतलब संडे को हम लोग सेंट्रॉइड पढ़ेंगे, है ना? संडे को सेंट्रॉइड पढ़ेंगे। सैटरडे के शाम को हम लोग बड़े वाले बोर्ड पे, है ना, हम लोग फ्रिक्शन को पढ़ेंगे। क्लियर है सभी को? तो मिलते हैं भाई शाम को। बाय बाय, टाटा। अपना केयर करें, है ना? मेहनत करते रहें। चलिए, चल भाग स्टोरी बता दीजिएगा। क्या बोल रहे हैं गजानन? चल भाग स्टोरी बता दीजिएगा, समझ में आ रहा है। गजानन कुछ बोले, आपके मैं कमेंट को नहीं समझ पाया। चलिए ठीक है, जो भी डाउट वगैरह है बाद में देखेंगे हम। चलिए।